हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं मेरे फ्रेंड्स? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं आशा करती हूँ, प्रे करती हूँ सब स्वस्थ रहें, बढ़िया पेपर दे के आएँ, मस्ती करें, एंजॉय करें, सब बढ़िया हो जाए, खुशहाल रहें, सबका पेपर बढ़िया हो। आज की इस क्लास में मैं यहाँ पे आपको ये एक क्लास महामैराथन टाइप की होने वाली है। जैसा कि आप लोगों ने देखा ये थंबनेल पर, आपका ये पेपर बचा हुआ था, मैंने इसको अभी तक नहीं करवाया है। साइंस करवा दिया, इंग्लिश करवा दिया, हिंदी करवा दिया, मैथ डेली की करवा ही रही हूँ, आपको डेली कुछ ना कुछ मैथ में दे रही हूँ। इंग्लिश का भी दिया था दिन में, और आपका पेपर 1 जो है वर्तमान भारतीय समाज, वो भी आपको दे दिया। एक आपका ये बचा है, एक आपका सोशल साइंस बचा हुआ है, और बाकी मैंने जितने भी थे आपके करवा दिए। 2 बचे हुए हैं, और आज आपकी है 13 तारीख। ठीक है, आज ये हो रहा है। फिर आपका जो है 14 को, आपका 14 में मैं आपका एसएसटी करवा दूंगी, तो आपके काफ़ी कुछ ख़त्म हो जाएंगे। 15 को आपको कुछ और भी चीज़ें देंगे, 16 को वो 17 रहेगा, 19 को आपका पेपर है, 18 को आपको फिर जो है पेपर मिल जाएंगे। फिलहाल 15, 16 और 17 3 दिन आपके जो और बचेंगे, उसमें आपको अब कुछ और चीज़ें कलेक्ट करूँगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, जो खोजूँगी मैं खुद अपने मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँगी क्या चीज़ें हैं, वही आपको बताऊँगी पूरा छाट के। ओवरऑल काफ़ी कुछ अभी 1-2 चीज़ें हैं जो दिमाग में चल रही है, जिसको मैं करवाने वाली हूँ। चलिए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। होपफुली पहले ये देखते हैं क्या है यहाँ पर, पूरा देखेंगे। बड़ी होगी क्लास क्योंकि 50 नंबर का पेपर है, बहुत वक्त आपका नहीं लूँगी फ्रेंड्स। एक बार से बस कह सकते हैं ना कि देखना है, सराहट की निगाह डालनी है कि अच्छा ये भी टॉपिक था, ये भी टॉपिक था, हाँ ये भी था, हाँ ये भी था, ये बस ऐसे ही हमको पूरा कवर करके देखना है। और आपको लास्ट टाइम में कुछ चीज़ें मिलेंगी और एक सीरीज़ थोड़ी सी देख कर जाना है, बाकी ऊपर वाले के नाम पर चले जाना है, कुछ नहीं होगा, सब बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, डर के आगे जीत है। मैं हूँ शालिनी, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल शालिनी क्लासेस में। होपफुली फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़कर जेन्युइनली आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप मुझसे लगभग 2-3-4 महीने हो चुके हैं, जो बहुत सारे लोग सेकेंड सेमेस्टर में पहली बार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि मेरी मेहनत रंग लाएगी, हम अच्छा करेंगे। मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ, आप भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं स्टैंड नहीं कर पाऊँगी। जितना आप चाहेंगे इतना बढ़िया आप करके आएंगे, उतना बढ़िया मेरे लिए रहेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी आज पहली बार यहाँ पर आया है उनका स्वागत है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी, अपडेटेड रहेंगे आप हर एक खबर से। और एक काम बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं डेली कहती हूँ आपसे, वो है लाइक करना। इसको करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपके छोटे छोटे लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मुझे बूस्टर डोज देते हैं, जिसके साथ ही मैं दिन भर खुश रहकर फिर आपके लिए अलग से टाइम निकाल कर ये कार्य कर पाती हूँ। उसके लिए आपका ये छोटा सपोर्ट मुझे करना होगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर महाभारत क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, आपका पेपर 2 है, ये 50 नंबर का पेपर है, काफ़ी अच्छा पेपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला चैप्टर, प्रारंभिक शिक्षा हेतु प्रावधान और प्रतिबद्धताएं। इनके बारे में क्या है, शिक्षा से संबंधित कुछ धाराएं हैं, कुछ नियम हैं, उनके बारे में जानेंगे। शिक्षा से संबंधित धाराएं, चलिए। पहला अधिकार, शिक्षा का अधिकार। देखते हैं क्या है, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर दूं। शिक्षा का अधिकार, धारा 21(a) के अनुसार यह कहा गया है कि राज्य से 14 वर्ष आयु वाले बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा राज्य द्वारा उपलब्ध कर, राज्य के द्वारा बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। ये धारा किस में कही गई, 21(a) में। कितने साल के बच्चों को, 6 से 14। आप जानते बहुत वक्त नहीं देंगे इन पे, आपको पूरी डिटेल पता है। दूसरा, छोटे बच्चों की देखभाल तथा शिक्षा, धारा 45 में राज्य प्रारंभिक अवस्था में बच्चों की देखभाल के लिए और शिक्षा के लिए विशेष कार्यक्रम कराने का भी प्रयास किया गया है। आंगनबाड़ी वगैरह के थ्रू ये सब करवाया जाता है। ठीक है, बच्चों की देखभाल शुरू से की जाती है, उनको दूध, खाने पानी का व्यवस्था वगैरह देखा जाता है। ये सब नियम है, हर जगह नहीं लागू हो पाता, सरकार की योजना रहती है, लेकिन जितनी चीज़ें हो पाती वही होती हैं, फिर सब जगह नहीं हो पाती हैं। ठीक है, आगे आइए। तीसरा पॉइंट, धारा 51(a) के अनुसार, फ्रेंड्स धारा से प्रश्न आते हैं, ध्यान रखिएगा। मुद्दा दे देगा, पूछेगा कौन सी धारा है, या आपको धारा दे देगा तो उसका मुद्दा पूछेगा। 51(a) के अकॉर्डिंग अभिभावक और संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों की आयु वाले बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें, उनको आप मौका दें सीखने का, शिक्षा लेने का, शिक्षा ग्रहण करने का। फोर्थ पॉइंट,
तो धारा 28 का 2 पार्ट, ठीक है। ये क्या है, यदि संस्था किसी ऐसे ट्रस्ट द्वारा संचालित हो जिसके अनुसार धार्मिक शिक्षा देने की बाध्यता हो, वह राज्य द्वारा संचालित की जाती हो, ऐसे संस्था को धारा 28 के प्रावधानों के की अनिवार्यता से मुक्त रखा जाएगा। यहाँ पर बात कही जा रही है 28(2) के अंतर्गत है कि कोई जैसे ट्रस्ट के थ्रू चल रहा है और धार्मिक शिक्षा देने की बाध्यता हो और वह राज्य के द्वारा की जाती हो, तो उन संस्थाओं को धारा 28 के प्रावधानों की अनिवार्यता के साथ फ्री रखा जाएगा। इनमें कुछ और चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ये धारा के बारे में है। 28(2) से प्रश्न नहीं बना है फिलहाल, ठीक है, परेशान नहीं होइए। 28(3) देखिए, इनके अकॉर्डिंग क्या है, व्यक्ति की स्वीकृति के बिना जबरदस्ती धार्मिक शिक्षा देने और प्रबंधी। ये इंपॉर्टेंट है, आपका अगर मन नहीं है तो आप उसको जबरदस्ती, किसी का मन नहीं जबरदस्ती उसको आप धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते हैं। जैसे आपके डीएलएड में संस्कृत और इंग्लिश का ऑप्शन है, जो बच्चा मतलब उर्दू लेना चाहता है, सॉरी इंग्लिश कह रही थी, उर्दू और संस्कृत का ऑप्शन है। उर्दू लेने का मन है उर्दू ले सकते हैं, संस्कृत में संस्कृत, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे धारा 29(1) क्या है, भारत राज्य के किसी भी निवासी को अपनी भाषा, विषय और लिपि, विशेष लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का आदेश होगा। मतलब यहाँ पर 29(1) के अंदर एक है, जो राज्य के निवासी हैं वो अपनी भाषा, विशेष लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का उनका अपना एक अधिकार होगा, उनको कोई बाध्य नहीं कर सकता है किसी भी चीज़ के लिए, और हाँ अपने सभी को अपने रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलना है। 29(2) में क्या है, राज्य द्वारा पोषित और राज्य की सहायता प्राप्त करने वाली किसी संस्था में किसी भी नागरिक को बिना धर्म, जाति, भाषा के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा। 29(2) इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर बच्चा नीच जाति का है, नीच जात नहीं कहेंगे, कह देते हैं बहुत नीच जाति का था, ये था वो था। नीच जात मतलब छोटी जात है, निम्न जात है, छोटी जात है, होता है भाई। एसटी एसटी और भी तमाम लोग हैं, जो भी हैं, जैसा भी है, फिलहाल हम इस पे बात नहीं करेंगे। मतलब जैसे कैटेगरी का ये जो मतलब जो बांट दिया गया क्राइटेरिया, ठीक है, रिजर्व और अनरिजर्व, ये मान लेते हैं एक प्रकार से। तो उनके अगर किसी स्कूल में या कहीं भी विश्वविद्यालय कुछ भी और धर्म के नाम पर कहते हैं नहीं, अरे तुम नहीं, तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जुर्माना भी भरेंगे। ऐसा कोई नियम नहीं। एक बच्चा है, उस बच्चे से और उसकी जात से आपको शिक्षा देना ना देने का कोई अधिकार नहीं है। आप अपनी गरिमा को खंडित कर रहे हैं अगर ऐसा दायित्व ऐसा भी कभी करते हैं शिक्षक होने के तौर पर, कि आप अगर जो है ऐसा कुछ है तो आप उसको पढ़ने के लिए मना कर देंगे, नहीं पढ़ाएंगे, ये गलत है, ठीक है। आगे आइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, अब इनमें क्या बातें कही गई इस चीज़ को ध्यान में देखेंगे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और भारत के क्षेत्र के भीतर कानून के समान संरक्षण का प्रावधान देता है, ठीक है। सिक्योरिटी के पर्पज से समानता का, इक्वलिटी का भारत के हर एक क्षेत्र में, यह कहता है कि राज्य कानून के समक्ष किसी भी व्यक्ति की समानता और भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं किया जाएगा। सबके लिए सब कुछ बराबर है, किसी के लिए कुछ ऐसा नियम नहीं कि वो स्पेशल है तो उसके लिए कुछ ज़्यादा होगा, कोई कम है तो उसके लिए कुछ नहीं। भारत देश के लिए सब कुछ सब बराबर है। आइए चलते हैं अनुच्छेद 15 के 4 हिस्से में, ठीक है। क्या है ये 15 अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 15(4) में राज्य को यह अधिकार देता है कि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष कानून बनाए। जी हाँ, ये सही है। इन लोगों के लिए मतलब ऐसे कैटेगरीज के लिए बहुत कुछ बनाया भी गया है, बहुत सारा वर्क में है, बहुत सारा वर्क में नहीं है। तो ऐसा नियम बनाया गया है कि ये सारे प्रावधान करने चाहिए, नियम लाने चाहिए हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए। आइए बात करते हैं 21(a) का। संविधान में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21(a) को जोड़ा गया। यह प्रावधान कहता है कि किसी भी राज्य की विधि बनाकर मतलब 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जानी चाहिए, और इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क अनिवार्य रूप से 2009 में पारित किया गया था। 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया। यह अधिनियम 7 अध्याय और 38 खंड में इसका एक ऑब्जेक्टिव बनता है। ध्यान रखिएगा कि इसमें 7 अध्याय और 38 खंड हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 29(2) में क्या बातें कही गई हैं। राज्य के द्वारा पोषित या राजनिधि से प्राप्त सहायता प्राप्त वाले किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म के लिए, उसके मूल वंश के लिए, उसकी जाति के लिए, उसकी भाषा के लिए के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है। कोई अधिकार नहीं है आप उसको वंचित करिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और आप देखते हैं कोई करते अगर पाया उसके खिलाफ जो है कार्रवाई हो जाएगी, फिर उसको डंडे पड़ेंगे। 45 में क्या है,
चलिए देखते हैं अनुच्छेद 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में देख रेख शिक्षा का, बाल्यावस्था में ही चाइल्डहुड में उनकी देख रेख करना, शिक्षा के जितने भी चीज़ें हैं उनको मतलब बताना सिखाना, बालकों के लिए पूरी तरीके से हर चीज़ की व्यवस्था देना, उनका उचित मतलब कुपोषण वगैरह ना हो, बीमार ना हो, बहुत हर चीज़ का शुरू से ही ध्यान रखना। आगे चलिए, भारतीय संविधान अनुच्छेद 351 में क्या है? भारत के संघ के कर्तव्य होना व हिंदी भाषा का प्रचार और उत्थान करे ताकि भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों का अभिव्यक्ति के माध्यम बने। आप 351 में हिंदी भाषा का थोड़ा लेके प्रचार प्रसार है और महत्व बताया गया है ताकि लोग जानते रहें, अवेयर रहें और संस्कृति को भी मेंटेन रखें। आपको ये जो पहला चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में ख़त्म हो गया ये चैप्टर। क्या आएगा अब बता देती हूँ, देखिएगा ध्यान से, ये वाला ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा आपका जो टॉपिक आने वाला है वो ये वाला 51A(2). उसके बाद ये धारा है, अनुच्छेद और धारा में फ़र्क होता है मेरे फ्रेंड्स, ध्यान रखना, धारा और अनुच्छेद में फ़र्क है, एक आर्टिकल और एक धारा है। उसके बाद ये 14 वाला एक बार पूछा गया है, ये वाला नहीं आता जल्दी, ये वाला आता है, ध्यान रखिएगा। ये भी आता है और आपका ये भी आता है। तो 3, 4, 5 इंपॉर्टेंट था जो मैंने बताया, और इनसे नहीं बनेंगे और मोस्टली लिखने को नहीं मिला है, हमेशा टिक करने को ही आया है, लेकिन ये आर्टिकल 45 वाला लिखने को 2-3 बार आया हुआ है, तो ध्यान रख लेंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर चलें आगे, आइए आगे चलते हैं, चैप्टर 2 की स्टार्टिंग करते हैं। दूसरा चैप्टर क्या है? अब जो गठित हुए थे कमेटियाँ, आयोग, समिति वगैरह जो बनी थी, उनके बारे में हमें जानना है। एक के बाद एक चलेंगे आगे, ठीक है, बढ़ते रहेंगे अपने कदम। स्वतंत्रता के पूर्व, इंडिपेंडेंस के पहले जो जो हुआ था वो जानते हैं। भारत में स्वतंत्रता होने से 50 वर्ष पहले प्राथमिक शिक्षा के प्रति बहुत सारे कार्यक्रम को लाने का कार्य किया गया। भारत में मिशनरियों के द्वारा आधुनिक शिक्षा का, इंडिया में मिशनरियों के थ्रू जो है एक आधुनिक शिक्षा का शुरुआत कर दिया गया। मिशनरियों का मेन काम था कैथोलिक धर्म का प्रचार करना। ये एक चीज़ देखी गई है कि जितने भी लोग आए वो अपने आप को फैलाना, अपने आप को पूरा विख्यात करने का पूरा प्रयास करते थे। तो मिशनरियों के द्वारा शिक्षा का आरंभ किया गया, वो कैथोलिक धर्म को पूरे इंडिया में फैलाना चाहते थे। इसी क्रम में भारत में विदेशी कंपनी का आगमन हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपनी भूमिका निभाने में लग गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आगमन का मुख्य उद्देश्य व्यापार, आई थी बिजनेस करने, लेकिन फिर वहाँ पे अपने धर्म का प्रचार करने लगी, धीरे धीरे वहाँ पर रहने लगी और फिर धीरे धीरे करके पूरी बागडोर अपने हाथ में ले ली। अपनी सत्ता को हमेशा के बनाए रखने कंपनी ने भारतीय की शिक्षा के प्रति, वो चाहते थे कि अगर इंडिया में रहना चाहते हैं, हमको यहाँ से खदेड़ के ना भगाया जाए, तो उनकी जो मेन जड़ है वहाँ पर जाके चोट करो, वहाँ पर जाकर थोड़ा सा कुछ पैसे खर्च करो, लालच दो, तो ये लोग उस चीज़ में फंस जाएं क्योंकि इनको जानकारी नहीं है, और इसका उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया। तत्पश्चात मिशनरियों ने सर्वप्रथम चिंसुरा में, नागापट्टनम आदि स्थानों पर विद्यालयों की स्थापना कर दी। अब मिशनरियों भी थे, ये भी थे, अब लग सबको दिख रहा था मिशनरी भी बहुत समझदार थे, तेज थे, तो वो फिर विद्यालय बनाना शुरू कर दिए कि लाओ हम इंडिया वालों के लिए स्कूल खोलते हैं, तो ये लोग लालच बस कर देंगे, बहुत सारे लोग लालची होते हैं कि हमारे लोगों को क्यों कर रहा है फ्री में, तो वो क्या करने लगे कि वो बनाने लगे। अब उनका देखा, उनको काटने के लिए, अंग्रेजों को काटने के लिए ये स्कूल बनाने लगे कि हम स्कूल बना के देंगे तो ये लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आएंगे। अब अंग्रेज तो थे, ठहरे अंग्रेज, वो भी अपना दिमाग वो और बड़ा बड़ा कार्य करने लगे, जो पुराना था उन्हें पैसा खर्चे करने लगे, नए नए तरीके से लाने लगे, तो वो मतलब ये दोनों लोग भारतीयों का दिल जीतने में लगे और सिर्फ अपनी घात से दिल को जीत अपनी चाहत से रहे थे। कोई बहुत प्यार नहीं उमड़ा था कि प्यार उमड़ गया था, बस अपना ठहरना चाहते थे कि मेरा सब कुछ यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हो जाए। इन विद्यालयों में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी और भारत के बालकों को शिक्षा दी जाने लगी। इसके बाद क्या हुआ, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज मिशनरी ने अनेक, अब ढेर सारे लोग आते के बाद एक के बाद एक के बाद एक, और सब लग गए नए नए विद्यालय और स्कूल सब कुछ खोलने लगे। विभिन्न विषय के लिए हस्त निर्मित प्रशिक्षण भी देने लगे, सब सिखाने लगे, बताने लगे। अंग्रेज मिशनरी और व्यापक स्तर पर विभिन्न विद्यालय की स्थापना की गई, ठीक है। कर्मचारी को, बच्चे को, जो वहाँ पे एम्प्लॉय होते थे ना, उन पहले नियम था कि एक घर के 3 बच्चे रहेंगे तो 2 बच्चों को पढ़ाई का फीस होगा, एक बच्चे का फ्री का। हुआ है कि नहीं ऐसा हुआ, याद है? तो ऐसा हुआ करता था, तो उनके बारे में, और जो 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 वहाँ के एम्प्लॉय होते हैं तो उनको सब कुछ, जैसे बिजली विभाग में जो है तो उनके घर की बिजली फ्री है ना, टीटी है तो उनके टिकट फ्री है, मिलिट्री में है तो उनके बेटे को, पूरे परिवार को मिलिट्री कैंटीन का कार्ड फ्री है, ट्रेन वेन का सब कुछ फ्री रहता है, तो जिस फर्म पर है वैसे है, तो इन लोग के बच्चों को फ्री देते थे, लुभाने के लिए, लालच बस, और कोई रीज़न नहीं था कि बहुत पढ़ाने के लिए सोचे थे। अंग्रेजी मिशनरी ने बालक को ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार का
केंद्र बनाए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने धर्म विरोधी नीति से मिशनरियों को निराशा हुई, फिर उन्हें दिक्कत होने लगी। फिर वो इसके बाद मिशनरी ने अपने मित्र ने उन धर्म प्रचार में स्वतंत्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से इंग्लैंड में प्रारंभ कर दिया। फिर ये यहाँ से क्या किए, मिशनरी जब यहाँ इंडिया में अपना जो है स्थायित्व नहीं जमा पाए तो इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में जाके सब कार्य करने लगे। आंदोलन करने वाले प्रमुख स्थान चार्ल्स ग्रांट का था। ठीक है, चार्ल्स ग्रांट ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत था। उनमें ईस्ट इंडिया कंपनी में ये काम करता था बंदा। उसने अपनी पुस्तक हिंदू मुसलमान अज्ञानता को दर्शाया। सोच लीजिए, हिंदू मुसलमान इंडिया में उस समय दोनों थे और इनकी अज्ञानता को उसने दिखाया था और उसका निवारण करने के लिए उसने योजना प्रस्तुत की और भारत में विद्यालय की स्थापना की, जिसके द्वारा शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था की योजना भी प्रस्तुत की थी। तो चार्ल्स ग्रांट का कहीं कहीं देख सकते हैं कि कुछ अच्छा भी कार्य रहा है और कुछ बुरा भी कार्य रहा है। आगे आइए, अपने प्रस्ताव के द्वारा ग्रांट ने भारतीयों की शिक्षा हेतु रूपरेखा को तैयार किया और जिससे भविष्य में मान्यता प्राप्त हो गई। नरूला और नायक के अनुसार इन्होंने कहा कि ग्रांट को कभी कभी भारत की आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता भी कहा जाता है, क्योंकि उसने बहुत कुछ नींव के तौर पर रखा, फिर थोड़ा बहुत अच्छाई का कार्य भी किया। 1765 में कंपनी की शिक्षा नीति प्रथम शिक्षा देने की ही समिति के रूप में रह गई थी, जिसमें फिर कार्य हुआ को बहुत कुछ देखा गया, संभाला के आगे बढ़ाया गया। आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक 1813 का आज्ञा पत्र। पाशपत्रात विवाद के बारे में जानेंगे, मैकले का विवरण पत्र, फिर ये ऑकलैंड बैंकिंग नीति, वुड का घोषणा पत्र, शिक्षा आयोग, लॉर्ड कर्जन की नीति, जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। क्या है ये पत्र? 1813 का पत्र क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने आज्ञा पत्र के प्रत्येक 20 वर्ष पश्चात पार्लियामेंट द्वारा परिवर्तन, मतलब बिहार जैसे हर 5 साल पे यहाँ पे चुनाव होता है, वैसे 20 साल बाद पार्लियामेंट को एक पत्र दिया गया और चेंजेस लाने के लिए। इसका उद्देश्य के साथ 1813 में संसद के समक्ष एक अध्यापक नहीं अध्यापन होगा जारी किया गया, यहाँ पर ना होगा, जिस पर घोर विरोध, बहुत ज़्यादा घनश्याम एकदम हो गया, मतलब घमासान मच गया। चार्ल्स ग्रांट को अंत में सफलता लेकिन प्राप्त हो गई। 1813 के आज्ञा पत्र शिक्षा के प्रसार के उत्तरदायित्व को सर्वोच्च रखा गया। जो शिक्षा का प्रसार था उसको सबसे सर्वोपरि रखा गया और उसी में बात हुई। इस आज्ञा पत्र में पहली बार भारतीय शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख की धनराशि दी गई कि इनके ऊपर हम 1 लाख रुपया खर्चा करेंगे। यह प्रावधान इस आज्ञा पत्र धारा 43 में था, मतलब 1 लाख रुपये जो खर्च होगा वो प्रावधान की धारा 43, उसमें भी बात लिखी गई थी कि भारतीयों की जो शिक्षा है उस पर 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। उस समय 1 लाख रुपये बहुत होता था फ्रेंड्स, बहुत। जैसे आज ये मान के चलिए कि 10 लाख रुपये, एक प्रकार से 10 लाख रुपये भी मायने रखता है, इतना आसान नहीं 10 लाख रुपये। जैसे ना आपको कमाना होगा ना उसे पता चलेगा, ऐसे सुनने में लगता है, लेकिन जैसे जैसे आज 1,000 की उतनी कोई खास वैल्यू नहीं रह गई है, उसी तरीके से पैसा पैसा होता है फिलहाल, लेकिन उस समय जो है तो 1 लाख बहुत बड़ी राशि हुआ करती थी। जैसे आज 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ इम्पॉर्टेंट है उस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए क्या है, इस आज्ञा पत्र में वर्णित भारतीय विद्वान और भारतीय साहित्य शब्द का अर्थ स्पष्ट न होने के कारण प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हो गया। क्योंकि जो बात बताए, दिक्कत क्या हो गई थी, दिल से तो करने की चाहत नहीं थी, जबरदस्ती सब अपना वो मुखौटा पहन के कार्य कर रहे थे ताकि यहाँ से खदेड़ ना दिए जाए लात मार के। इन लोगों को पढ़ने के बाद इतना समझ में आया कि क्या क्या हुआ करता था उस समय, कितना खिलवाड़ किया गया हमारे लोगों के साथ। आज भी जो इंडिया में बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती, कहीं ना कहीं यही चीज़ घुसी हुई है। तो इन लोगों को काम तो करना नहीं था, बस जहर लगाने का एक पेड़ बोना था, बीज बोना था कि हम इन्हीं को आपस में लड़ा देते हैं। और हमारे घर बहुत गंदे, हमारे इंडिया में बहुत गंदी एक आदत है कि हम दूसरे के बेवकूफ़ी की बातों में आके अपना घर खोद देते हैं, अक्सर करते हैं सब। ये नेचर में पता नहीं कैसे घुसता चला जा रहा है। अब ये किए क्या, 1 लाख रुपए बांटने की बात रख दिए। अब ये क्लियर नहीं किया कि ये कहाँ खर्च करना है, किसके ऊपर खर्च करना है, कितना कितना खर्च करना है। बस बोला, भारतीयों में बहुत लोग की शिक्षा आती है, गुरुकुल टाइप की अलग, शिशु मंदिर की अलग, मदरसा की अलग, और सबकी अलग। अब सब में लड़ाई होने लगी। मेंशन तो किया नहीं कि किसको क्या करना है, सिर्फ खाना पूर्ति का कार्य किया था। तो जिसकी वजह से ये सारा विवाद शुरू हो गया। इन लोग की कोई मास्टरमाइंड ये गेम समझे तो बहुत गेम खेलते, नचाते थे ये लोग एक प्रकार से अपनी उंगली पर उस टाइम पर। अब देखिए क्या किया, कंपनी किस साहित्य को बढ़ावा देगी। मुद्दा क्या था, मुद्दा यही था कि कंपनी किसको ज़्यादा बढ़ावा दे, साहित्य की भाषा कौन सी रखी जाए, किन विद्वान का प्रचार प्रसार किया जाए। ठीक है, आगे देखिए, इस विवाद से निपटारा पाने के लिए गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग में एक कानून सदस्य को और साथ में फिर जोड़ दिया गया कि इससे छुट्टी पाओ। कानूनी सलाहकार को भी बुलाया गया, सदस्य को जोड़ा गया जो था लॉर्ड मैकॉले। कौन था?
लॉर्ड मैकॉले। जब जब सबसे नहीं संभला तो इनको बुलाया गया, आइए भैया आइए, आप भी आइए, ठीक है। तो ये भी वहाँ से आए। अब देखिए यहाँ पर है, संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र को कितने दिनों बाद मतलब दोबारा से उस पर पढ़ा जाता था, नया जो कुछ ऐड किया था। 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल। तो राइट आंसर है 20 साल। हर 20 साल बाद उसमें कुछ नया नया चेंज लाया जाता था। दूसरा देखिए, 1813 के आज्ञा पत्र में किसे सर्वोच्च माना गया था? शिक्षा के नवीकरण को, शिक्षा में सुधार को, शिक्षा प्रसार के उत्तरदायित्व को, या कोई नहीं। तो 1813 के आज्ञा पत्र में शिक्षा के प्रसार को के उत्तरदायित्व को सबसे सर्वोच्च माना गया था। आगे देखिए, आइए दो मतलब जो टॉपिक बताया, दो उत्तर भी बताया, प्रश्न भी बताया। अब भारतीय शिक्षा में ये विवाद क्या था, इनके बारे में कुछ बातें जानते हैं, चलिए। विवाद का प्रमुख कारण 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 में दिया गया है। दो शब्द, एक था साहित्य और एक था भारतीय विद्वान। प्राच्यवादियों और पाश्चात्यवादियों ने इन शब्दों की व्याख्या को अपने अपने ढंग से कर लिया। साहित्य वाले अलग बढ़ गए और ये भारतीय विद्वान अलग बढ़ गए, जबकि दोनों के दोनों इंडिया के थे, दोनों दोनों भारतवासी थे। प्राच्यवादी जो थे उनका कहना था कि इस धारा के साहित्य शब्द के अंतर्गत कौन कौन आता है? अरबी और संस्कृत साहित्य आती है। इन्होंने बोला कि इस साहित्य शब्द जो दिया गया है उसके अंदर ये अरबी वाले और संस्कृत वाले आएंगे। भारतीय विद्वानों का अर्थ यहाँ पर पता है क्या है? भाषाओं में से किसी एक भाषा का भारतीय विद्वान जो हो उनके लिए है। ये लोग अपने आप से बांटने लगे। उसके बाद क्या हुआ? पाश्चात्य वाले में इनका मत था कि दोनों शब्दों का अर्थ इतना संकीर्ण नहीं है, इतना बड़ा एकदम खुलकर नहीं कहा गया है। साहित्य में अंग्रेजी भाषा का स्थान इन्होंने बोला कि लिटरेचर का ज़्यादा मतलब इंग्लिश से है यहाँ पर। तो अब यही मुद्दा यहाँ पर छिड़ गया, जिस पर लड़ाई होना शुरू हो गई। प्राच्यवादियों के बारे में है, दल ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पुराने और अनुभवी कर्मचारी रहे हैं, जो भी ये मैकॉले लोग और भी बहुत सारे लोग। इनमें से प्रमुख वॉरेन हेस्टिंग, जॉन डक्कर, जिन्होंने कल्पना मद्रास की स्थापना की थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना जॉन डक्कर ने की थी। ये आपके सिलेबस पे थे, बीच से प्रश्न बनाया और दिखाया भी आपको। इन्होंने प्राच्यवादियों की जो नीति थी उनका साथ दे दिया। अब ये दोनों महान हस्तियां भी जो थोड़ा बहुत सही भी थे, लोग भरोसा तो थोड़ा करते थे, कार्य देखते थे, इन्होंने भी उनका ही पक्ष ले लिया। अब और बात बढ़ गई, लोग कम था इनमें और आके मच गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी कर्मचारी और अन्य पोषक उच्च कोटि के कूटनीतिक जो थे, उनकी मान्यता के लिए भारतवासियों को विभाजित करके उन पर शासन किया। मेन मुद्दा तो यही था कि बाहर के कुछ, अंदर के कुछ। अंदर से चाहते थे एकदम ये लोग खुद ही आपस में लड़ करके मार डालें एक दूसरे को, और बाहर हम तुम्हारे हितैषी, हम तुम्हारे हितैषी, इस टाइप की इनकी नीति थी। ये हमेशा यही किए हैं हमारे साथ। फिर इन देशवासियों का अरबी, फारसी, संस्कृति पर आधारित शिक्षा प्रदान करने के विभिन्न धर्मों और जातियों के लोगों को विभाजित रख देना था कि हम जब इनको एक बार किसी मुद्दे के सामने लेकर लड़ा देंगे तो ये दोबारा एकजुट कभी होंगे नहीं। जब ये एकजुट होंगे नहीं तो हमको कोई यहाँ पर भगाने वाला नहीं है। ये यही चाहते थे, यही करते थे हमेशा ये, ठीक है। आगे आइए, प्राच्यवादियों ने भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा दिए जाने के विपक्ष में बहुत सारा तर्क प्रस्तुत करवाने लगे। पाश्चात्यवादी दल के अंतर्गत कंपनी के 9 युवक कर्मचारी और मशीनरी थे, जो संपूर्ण देश में तत्र तत्र बिखरते हुए। इस दल का न ही कोई संगठित स्वरूप था, न ही कोई नेता था। फिर भी इन्होंने प्राच्यवादियों की नीति को डट का विरोध किया, और साथ ही साथ फिर इन्होंने अरबी, फारसी, संस्कृति साहित्य में पुरातन और निरर्थक बातों के अलावा किसी तरह के उपयोगी ज्ञान को प्राप्त नहीं किया सकता था। फिर कार्य भी काफ़ी देखा गया और मुद्दा भी आगे बढ़ता चला गया, ठीक है। लास्ट में फिर काफ़ी सोल्यूशन जाके निकला। फिर इनमें जो आपको ये 10 लाख रुपये, 1 लाख रुपये दिया गया, इसमें फिर 50,000 रुपये और खर्चा किया गया था। फिर उसके बाद जो है बराबर बराबर हिस्सों में बांट के फिर लोगों को शांत किया गया था। लास्ट में इसका पूरा हल निकाला गया था, ठीक है। चलिए, मैकॉले का विवरण पत्र क्या है? 1835 का पत्र। चलो, मैकॉले का विवरण पत्र 1835 जनवरी 1834 को लॉर्ड मैकॉले गवर्नर जनरल की काउंसिल के रूप में भारत में आया था। 34 में आया था, 35 से पत्र दिया था। उस समय पाश्चात्य विवाद उग्रतम रूप से एकदम उफान पर चढ़ा हुआ था। बेंटिक को विश्वास था कि मैकॉले जैसा एक प्रखंड विद्वान ही इस विवाद को खत्म कर सकता है। इस विचार के लिए उसने बंगाल की लोक शिक्षा समिति की सभापति एक नियुक्त किया गया। फिर उसने मैकॉले ने 1813 की आगे पत्र धारा तो 43 थी, जिसमें 1 लाख रुपए देने की बात की गई थी, उन विधि और पर अच्छे से संबंध करके मतलब पढ़ा, और फिर उसके 1835 में जाके अपना एक मैनिफेस्टो तैयार किया। अब आई धार्मिक 43वीं धारा की व्याख्या। मैकॉले ने विवरण पत्र में 1813 के पत्र में क्या क्या बातें की?
1 लाख की धनराशि व्यय करने के लिए सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। उसने बोला कि जो 1 लाख रुपए दिया जा रहा है उस पर सरकार को कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, वह धनराशि अपनी इच्छा अनुसार किसी भी प्रकार की शिक्षा पर व्यय कर सकता है। ठीक है, इन्होंने कह दिया कि एक बार दे दिया है तो हम जिस पे मर्जी होगी वहाँ पे करेंगे, आप मतलब हमें सलाह नहीं दोगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, दूसरा, साहित्य शब्द के अंतर्गत केवल अरबी संस्कृत ही नहीं अपितु अंग्रेजी साहित्य भी। इसने भी बोला कि अरबी संस्कृत ही नहीं है कि अंग्रेजी साहित्य भी साहित्य, क्योंकि साहित्य साहित्य होता है, अब वो किसी भी विषय का हो। भारतीय विद्वानों के बारे में कहा कि मुसलमान मौलवी संस्कृत के पंडित के अलावा अंग्रेजी भाषा और साहित्य का विद्वान भी हो सकता है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा जो इंग्लिश मीडियम का स्कूल था या जो भी चीज़ें रही होंगी उनका भी इनमें इंक्लूडन होगा। तो मतलब ये ना तो उनको सही बोले ना ही इनको सही बोले, दोनों में चीज़ों को बराबर बराबर इक्वली बांट दिए। मैकॉले के द्वारा जो अंग्रेजों के पक्ष में तर्क था, अरबी और संस्कृत की तुलना में अंग्रेजी अधिक उपयोगी। इसने भी बोला कि इंग्लिश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपेरिजन टू हिंदी और संस्कृत, अरबी और संस्कृत, क्योंकि यह नवीन ज्ञान की कुंजी, क्योंकि नए आने वाले ज्ञान की ये चाबी है। अंग्रेजी इस देश के शासक की भाषा है और भारत के उच्च वर्ग के द्वारा भारत में जो बड़े लोग थे, उच्च वर्ग के लोग थे, हाई सोसाइटी के लोग थे, वही इसका प्रयोग करते थे। पूर्वी समुद्र के व्यापार की भाषा बन गई थी। ठीक है, फिर भारतवासी अरब और संस्कृत की शिक्षा की अपेक्षा इंग्लिश की जो शिक्षा थी उसको अधिक इच्छुक भी थे। कुछ लोग थे वो भाई इच्छुक भी थे, उनको अच्छा लगता था। भारतवासियों को अंग्रेजी का अच्छा विद्वान बनाया जा सकता है और हमारे प्रयास इसी दिशा में होने चाहिए। इसने बोला कि हम भारतीयों को अच्छी खासी इंग्लिश सिखा सकते हैं, विद्वान बना सकते हैं और इसी पर हमको कार्यभार करना चाहिए। ठीक है, आगे चलिए क्या हुआ। मैकॉले के विवरण पत्र का मूल्यांकन। मैकॉले के विषय में विद्वानों के में मतभेद हुआ और कुछ लोगों से भारतीय शिक्षा का प्रदर्शक मानते थे, कुछ से घृणा भी करते थे, क्योंकि वो कभी कभी इंग्लिश का सपोर्ट करता, कभी कभी हिंदी का करता था। मैकॉले के विवरण पत्र में गुण और दोष भी बहुत सारे थे, आइए जानते हैं। गुण क्या था इनके कैंप, ठीक है, गुड़ था, गुड़ नहीं था, जैगरी नहीं। मैकॉले के भारत आगमन से पूर्व पाश्चात्य विवाद जोरों पर चल रहा था, एकदम घमासान मचा हुआ था। मैकॉले के विवरण पत्र ने इस बात का विवाद का अंत करके सरकार की शिक्षा नीति को स्थायित्व प्रदान कर दिया एक प्रकार से। मैकॉले ने भारत में आधुनिक शिक्षा को व्यवस्थित रूप देने के लिए भारतवासियों के लिए पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान के द्वारा खोलने का श्रेय भी मैकॉले को जाता है। ज्ञान विज्ञान की जो भी चीज़ें ले आने का प्रयास सब मैकॉले का था और इसके द्वारा देश में वैज्ञानिक और आर्थिक विचार की धाराओं को भी देखा गया, विकसित किया गया। दोष क्या था, मैकॉले ने भारतीय भाषा पर बेहुदा होने का आरोप लगाया। ये इतने महान थे कि इन्होंने बोला कि जो भारतीयों की भाषा ये सब कुछ है ना, ये मातृभाषा जो हमारी सब कुछ है, बेहुदा बोले के गए थे, इनको मिल जाए तो बताएं इनको। उस अजीब अजीब थे, चलो छोड़ो। फिर क्या है, उन्होंने भारतीयों की भाषा को अविकसित, गंवार और असब बोलो, गंवार बोल के गए थे हमारी भाषा को, अब तो मारने का मन हो रहा है। ठीक है, मैकॉले ने कहा कि उन्होंने पाश्चात्य विज्ञान संबंधी ग्रंथों का अनुवाद करने की क्षमता नहीं है। आगे चलिए, मैकॉले का दोष, यहाँ पे मैकॉले के विवरण पत्र का महत्वपूर्ण दोष ये कि उसने अहम के कारण भारतीय संस्कृत और अरबी संस्कृत का अपमान बहुत ज़्यादा, उसके अंदर तक घमंड था ना, कुछ कहने को नहीं, अच्छे अच्छे शब्द निकल रहे हैं इसके लिए तो क्या देना चाहोगे आप लोग संपूर्ण भारतीयों को। मतलब इन्होंने बोला कि पुस्तकालय की एक अलमारी में रखी हुई पुस्तकों के समान है, सोच लीजिए। चलिए आते हैं, अब बात करते हैं नया टॉपिक, निस्पंदन का सिद्धांत, छनन का सिद्धांत। फिल्ट्रेशन थ्योरी का मतलब है छानना या निथरना। इस सिद्धांत मतलब क्या है कि जन समूहों में शिक्षा ऊपर के प्रभावी वर्ग को शिक्षित करो और लोगों तक फिर वो छन छन के पहुंच जाएगी। ठीक है, आप पहले ऊपर वालों को पढ़ाओ तो आगे चीज़ें नीचे फैल जाएंगी। मैकॉले ने इस तरह के अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दिया, जिसके तहत भारत में उच्च मध्यम वर्ग के एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करना, ताकि ऐसे एक ऐसा वर्ग तैयार हो जाए जो रंग और खून से भारतीय हो लेकिन विचार, नैतिकता और बुद्धिमत्ता से ब्रिटिश हो। सोच लीजिए कितना घात था इनके मन में, जितने गोरे उतने अंदर से काले। यह वर्ग सरकार और आम जनता के मध्य एक कड़ी का कार्य, दोनों के बीच में एक लिंक जोड़ने का कार्य करते थे और माध्यम से उनमें भी पाश्चात्य शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न कर देते थे। वोट का घोषणा पत्र क्या आया था, वोट डिस्पैच। ठीक है, 1833 के बाद कंपनी को 1853 में एक नया आज्ञा पत्र जारी करना था। उस समय ब्रिटिश संसद को यह एहसास हो गया था कि बहुत लंबे समय तक भारतीय शिक्षा की अनदेखी नहीं कर सकते, हमें कुछ नया उनमें अपडेट करना होगा, वरना ये हमको खदेड़ भगाएंगे। इसलिए भारत की शिक्षा के संदर्भ में अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। इस समिति को 1853 तक भारतीय शिक्षा की गहनता से अध्ययन किया और तब उसने जाकर विचार को प्रस्तुत करते हुए 19 जुलाई 1854 को नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी। उस समय सर चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे, इसलिए उन्हीं के नाम पर यह घोषणा पत्र, वुड का घोषणा पत्र, प्रकाशित कराया गया।
आगे आइए, सिफारिशें क्या थी इनकी। शिक्षा की व्यवस्था थोड़ा अच्छी करना चाह रहे थे। घोषणा पत्र में यह स्वीकार किया गया था कि शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, कंपनी का दायित्व है। और इनमें लिखा कि सभी महत्वपूर्ण विषय में इसमें जरा सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान अगर कोई आकर्षित करता है तो वह शिक्षा है, और तुम्हारा मुख्य कर्तव्य भी इसी पे कार्यभार को देखना होना चाहिए। शिक्षा के अर्थपूर्ण उद्देश्य होते इनके इस घोषणा पत्र में भारतीयों तथा अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान दोनों पर बहुत ध्यान रखते हुए उद्देश्य को पहले से फिक्स किया गया था। इन उद्देश्य में एक तरफ भारतीयों के नैतिक बौद्धिक स्तर को ऊंचा उठाना ही था, वहीं दूसरा ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो ब्रिटिश राज्य में विश्वास के ऊंचे पद पर नियुक्त तो किए सके। मतलब ब्रिटिश शासनकाल में भी वो अच्छे पद पर यहाँ से जाकर रहे, या उनके शासनकाल भारत को भी संभाल सके, भारतीय ही हों लेकिन उनमें भी रहें। तो ये उनके दो अच्छे से पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए। शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना, बहुत सारी चेंजेस ले आना, सबको साथ लेकर चलना, कुछ कुछ अच्छाई भी थी। दिक्कत क्या थी? पाच्य साहित्य की उपेक्षा। इन्होंने पाच्य साहित्य की अवहेलना की थी। ठीक है, इस घोषणा पत्र में पाच्य साहित्य को महत्वपूर्ण माना गया, किंतु व्यवहारिक रूप से इनकी उपेक्षा बहुत की गई थी। स्वतंत्र शिक्षा की व्यवस्था की समाप्ति, कोई एकदम खुली छूट टाइप का जो सिस्टम था वो खत्म कर दिया गया। घोषणा पत्र में शिक्षा को पूर्ण रूप से कंपनी के उत्तरदायित्व घोषित कर दिए गए, जैसे कंपनी ने पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की संस्थाओं को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया, और भारतीय संस्थानों को इससे भी कोई प्रकार का फायदा नहीं हुआ, दिक्कतें बढ़ती ही गईं। बात करते हैं हंटर आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग 1882। ये क्या है? हंटर आयोग का गठन 1882 विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में किया गया था। इनका मुख्य कार्य वुड के घोषणा पत्र के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा का। वुड के घोषणा पत्र जब आए तो जो जो चीज़ें वुड ने लिखी थी, कितना हुआ, कितना फॉलो हुआ, उन सब की जांच पड़ताल करना, देख रेख करना। इस युग में इस आयोग में टोटल 20 मेंबर थे, जिसमें से 8 लोग सिर्फ भारतीय थे, बाकी सबके बाहर वाले थे। सिफारिश क्या थी? प्राइमरी शिक्षा के लिए शिक्षा नीति। प्राथमिक स्तर नीति के संबंध में लिखा कि प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य जनसाधारण में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा का इन्होंने उद्देश्य ये बताया कि जनसाधारण में शिक्षा का प्रचार प्रसार जरूर किया जाना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा का आदिवासियों पिछड़ी जातियों के प्रसार करने से सरकार को ठोस मतलब जो पिछड़ी जातियां हैं, जनजातियां हैं, बर्बर जाति हैं, जो पढ़ लिख नहीं रही, उनको भी शिक्षा के प्रति उनके मन में आप भावना ले आओ। पाठ्यक्रम के प्रति क्या कहा? प्रांतों को पाठ्यक्रम चुनने में स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, परंतु कुछ जीवन उपयोगी विषय से कृषि का हो, भौतिक विज्ञान का हो, बही खाता हो, इनको भी सम्मिलित करना चाहिए। तो और स्वास्थ्य विज्ञान से भी जुड़ी हुई बातों को बच्चों को जरूर बताना चाहिए। तो ये भी सब सब्जेक्ट उसमें ले आकर आप रखो। माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में जानते हैं क्या है? तो माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के आयोग की सुझाव ने सरकार के सहायता अनुदान प्रणाली में योग्य कुशल भारतीयों को माध्यमिक शिक्षा का उत्तरदायी सौंपकर स्वयं इस भार से मुक्त हो जाएं, और यह संस्थाएं विद्यार्थियों से फीस लेकर कार्यभार को। तो माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर भी चीज़ देखी गई कि इनमें कुछ लोगों को और महान लोगों को लाया जाए जो कार्यभार को समझा सकें, देख सकें। तो काफ़ी कुछ अच्छा भी किया कि हम कैसे कैसे मदद करने का कार्य, क्योंकि हर जगह एक आयोग और एक समिति जाकर नहीं देख सकती है। माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांट दिया गया। पहला पाठ्यक्रम उन विद्यार्थियों के लिए था जो उच्च शिक्षा लेना चाहते थे, विश्वविद्यालय प्रवेश लेते थे, और दूसरा जो पाठ्यक्रम बांटा वो व्यवहारिक पक्ष पर बल देते हुए व्यवहारिक जीवन में उपयोगी हो और शिक्षा का प्रबंधन करते हुए, ताकि शिक्षा समाप्त होने पर जीविकोपार्जन। एक तो इन्होंने इस कैटेगरी में बांटा कि जो आगे पढ़ना चाह रहा है वो यहाँ से आगे पढ़े, वो अपने घर को ना लौटे, और जो घर लौटना चाह रहे हो घर जाके लौटे, फिर अपने जीवन में आगे बढ़े। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के लिए अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी माध्यम को ही उचित माना और विद्यालयों को मातृभाषा के उपयोग की उपेक्षा की थी। इन्होंने भी जो है लगभग आयोग ने भी विद्यालयों में मातृभाषा जो थी उसका एक प्रकार से उल्लंघन इन्होंने भी किया था। अब उच्च स्तर पर क्या क्या कार्य करने का प्रयास किया जाए इनको जानते हैं। कॉलेज को सहायता अनुदान देते समय शिक्षकों की संख्या को गिनना, देखना, कॉलेज में कितना खर्च होगा, कार्य क्षमता, सबको ध्यान में रखते हुए पैसे को देने का आवंटन किया गया था। फिर यहाँ पर आवश्यकता पड़ने पर कॉलेज के भवन निर्माण, फुल जो कुर्सी मेज है उनको भी मतलब जो है मरम्मत करवाते रहो, फिर नया लाभ लाते रहो। तो ये सारा कार्य भी ढंग से हो रहा था। विद्यालय में विभिन्न प्रकार के विशद पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाए, जिससे छात्र अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चुनाव भी कर सके, उन्हें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक। फिर है स्त्री शिक्षा, औरतों की पढ़ाई। संस्था और प्रांतीय सरकार के पास जो शाब्दिक कोष था, जो पूरा एक कोष था, उसमें से बालिकाओं के लिए स्कूल में समान अनुपात में धन मिलना चाहिए था। मतलब जो लड़कियों के लिए भी स्कूल खोलो, महिलाओं को भी पढ़ाओ, तो जितना आप उनके लिए करो उतना उनके लिए भी करो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए और छात्रवृत्ति भी देनी चाहिए उनको। ठीक है। नारी शिक्षा का प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक स्त्रियों की अध्यापिका बने। मतलब अगर
नारी शिक्षा को आप चाह रहे हैं कि पढ़े, ये वर्ग भी शिक्षित रहे, तो आपको टीचर भी नारी मतलब लेडीज़ टीचर भी आपको रखने होंगे। क्लियर? तो इतनी बातें मैंने आपको बता दी हंटर आयोग से संबंधित। आगे बढ़िए, जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया चलिए आप लोग लाइक करिए, पहले डू इट फास्ट, करते रहिए फ्रेंड्स। अब इतनी मेहनत अगर आपके लास्ट टाइम में मैं कर रही हूँ और बल्कि आपको एग्ज़ाम देना है, मुझे तो सिर्फ बताना है, तो मेरी मेहनत का इतना फल तो मुझे मिलना चाहिए। चलिए, जितने भी लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ना किया हो तो लाइक करिए। आपके लाइक, छोटे छोटे लाइक मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। चलिए बात करते हैं मुस्लिम शिक्षा आयोग की। मुस्लिम शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए स्थानीय संस्थानों और प्रांतों के कोचों से सहायता भी ली जाती थी। ठीक है, मुस्लिम प्राथमिक विद्यालयों में जहाँ तक संभव हो सके मुसलमान निरीक्षक को, जो मुसलमान टीचर ही हों वहाँ पर सरकारी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के मुसलमानों की संख्या भी निश्चित वगैरह की गई थी। हंटर आयोग के उद्देश्य के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। हंटर आयोग का उद्देश्य मुख्य ये था कि वर्तमान में जो प्राथमिक शिक्षा की स्थिति है उनकी जांच करो और उनके विकास के लिए सुझाव दो। दूसरा था विभिन्न मिशनरियों के द्वारा चलाए गए स्कूल को भी महत्व दिया। जो मिशनरियों ने स्कूल वगैरह चलाए थे उनको भी इम्पोर्टेंस दो, उनमें भी देख रेख करो। राजकीय शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन करना, शिक्षण संस्थानों को आगे चलने देना नहीं आदि का निर्णय लेना, मतलब कि कौन सा चलना है कौन सा नहीं चलना है, कोई ख़राब है तो बंद करना है, क्या करना है, इनका भी एक प्रॉपर तरीके से निर्णय लें क्या करना है। हंटर आयोग के गुण यहाँ पर क्या है। हंटर आयोग के द्वारा दी गई सिफारिश व्यवहारिक थी, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में तीव्र विकास, ये अच्छी भी थी और काफ़ी बढ़िया विकास भी हुआ। प्राथमिक शिक्षा में सारे जो कृषि का, भौतिक शास्त्र का विषय सम्मिलित करने के लिए शिक्षा के सैद्धांतिक को व्यवहारिक बनाने के लिए काफ़ी कोशिश की गई थी कि इसमें ये सारी चीज़ों को लाकर डालें। दोष आपको लिखने को आएगा। हंटर आयोग के 2 दोष लिखिए, हंटर आयोग के 2 गुण लिखिए, उनकी 2 सिफारिश लिखिए, ध्यान रखिएगा। हंटर आयोग ने नई चीज़ों को बहुत ही कम जोड़ा गया था, नई चीज़ें इसमें कम लाई गई थी, जो पुरानी थी उन्हीं पे ही कार्य किया गया था। ठीक है, तो पैसा बचा रहे थे थोड़ा बहुत। ये प्राथमिक शिक्षा का दायित्व स्थानीय संस्थाओं को दे दिया था, तो उनके पास धन की आवश्यकता अपूर्ण होने पर प्राथमिक शिक्षा की कोई मतलब, जैसे पैसा तो रहता नहीं था और जो है वहाँ के जो लोग थे उन्हीं को बांट दिया गया, तो वो लोग पैसा पा के थोड़ा बहुत काम कर देते दिखावटी, और पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं करते थे। तो आप वैसे भी जान रहे हैं सरकार बांटती है तो कार्य ही कितना होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। तो ये कार्य ना बहुत पहले से होता चला आ रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है कि सरकार, देखिए सरकार पैसा बहुत देती है फ्रेंड्स, ये बात सच है, लेकिन गरीबों तक वो पूरा पहुंचता नहीं है, लोगों की पूरी हेल्प नहीं हो पाती और सरकार को लगता है हो गया, अब दूसरे जो बिचौलिया बैठे हैं वो बहुत मार लेते हैं। सही से बात है, देखिए इतनी योजनाएं आती हैं ना, आम जनता को पता ही नहीं चलता है कि सरकार ने ये भी योजना बनाई है। ठीक है, अब बहुत लोग उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता तो खोजने का प्रयास भी नहीं करते हैं, बहुत लोग करते हैं उनको मिलता नहीं है, बहुत रीज़न है, इतना आसान सब कुछ नहीं हो पाता है। आइए आगे चलते हैं, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति क्या है इनके बारे में देखते हैं। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति का जो टाइम है वो 1899 है। ठीक है, क्या है 1899। इन्होंने क्या किया है, लॉर्ड कर्जन भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। ठीक है, लेकिन इसके पूर्व भारत पर भ्रमण भी कर चुके थे, आ चुके थे, यहाँ की जो राजनीतिक, पॉलिटिकल, भौगोलिक, जोग्राफिकल कंडीशन थी सबको बहुत अच्छे से जांच रहे थे। अब एक बार आप कहीं गए हैं तो जगह आपके लिए जान वाली हो जाती है ना, कि आप जान रहे हो, इसलिए अपने 7 वर्षों के शासनकाल में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य भी किए। कदाचित ही कोई दिन ऐसा होगा जब कमीशन ना बैठता हो शासन सुधार की दृष्टि से कोई कार्य या निर्णय वगैरह ना लिया गया। तो बहुत अच्छा निर्णय भी लिया है। बहुत सारे लोग गंदे नहीं होते, कुछ कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, और बहुत अब कुछ कुछ कमियां भी थी इनके अंदर भी। इस प्रकार से भारतीय शिक्षा की दिशा में बहुत सारा सुधार भी किया गया, ध्यान भी रखा गया, और तत्कालीन भारतीय शिक्षा में सुधार की आवश्यकता का अनुभव भी किया गया। राष्ट्रीयता की तीव्र लहर आई एक प्रकार से, और संस्कृति, सभ्यता, साहित्य, भाषा का संरक्षण करके आगे बढ़ते गए, और काफ़ी कुछ बढ़िया प्रयास भी हुआ और डेवलपमेंट भी काफ़ी बढ़िया हुआ। आगे आइए, शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901, ये वाला प्रश्न आता है, ध्यान रखिएगा। कर्जन ने भारतीय शिक्षा को समृद्ध और गुणवत्ता क्वालिटी वाला बनाने के उद्देश्य से 1901 में एक सम्मेलन आयोजित किया। शिमला शिक्षा सम्मेलन का नाम दिया गया, कर्जन उसका स्वयं अध्यक्ष था। उसमें 150 लोग से मतलब प्रस्ताव 150 किए गए थे। शिमला शिक्षा सम्मेलन में भारतीयों को सम्मिलित न किए जाने का बड़ा विरोध भी किया गया। इन सारा कार्य तो अच्छा कर रहे थे, लेकिन जो ये शिमला शिक्षा सम्मेलन किए ना, इन्हें इंडियन को किसी को बुलाया ही नहीं, अपना चुप मार के कर लिए।
लोगों को बताया ही नहीं। इंडिया के ही लिए सारी रूल रेगुलेशन बना रहे हो, आप इंडिया के ऊपर ही कार्य करने वाले हो, तो किसी को उन लोगों को भी तो बुला लो। किसी भारतीय विद्वान को, जो बड़े बड़े विशेषज्ञ थे, उनको भी इज्जत नहीं दी, उनका भी अपमान किए, उनको भी नहीं बुलाए कि वहाँ के ऊपर। अरे आप भाई मेरे ऊपर कार्य करने वाले, तो मेरी भी तो सहमति जान लो कि हम कितना एग्री हैं। कुछ किए ही नहीं तो लोग भड़क गए इनके खिलाफ, इनका करा धरा सब पानी हो गया। ठीक है, आगे चलिए इसी के साथ देखते हैं कुछ आयोगों के बारे में जो मैंने नहीं बताया, वो आपको जो पेपर 2 रिवीजन करवाया था, पेपर 1 सॉरी, तो उसमें भी बता दिया था। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, जो इम्पोर्टेंट है वही आपको करवा रहे हैं यहाँ पर। चैप्टर 3 बाद में स्वतंत्रता के बाद जो समितियां बनी उसमें क्या क्या था, तो कोठारी आयोग, जिसको शिक्षा आयोग भी कहते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 1992 संशोधित वाली, और यशपाल समिति। आगे आई यशपाल समिति के बारे में देखते हैं क्या है इसमें। भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत में उच्च शिक्षा के लिए एक समिति का गठन किया, हायर एजुकेशन के लिए, जिसको उस यशपाल समिति कहते हैं। वैसे छोटे बच्चों के लिए भी इन्होंने कार्य काफ़ी बढ़िया किया था। यह कमेटी का गठन 1992 में हुआ और इस कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल ही खुद थे। इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य था कि शिक्षा प्रणाली में आप सुधार करो, प्राथमिक शिक्षा की अधिक रुचि को ध्यान में रखते हुए गुणवत्ता को बनाना, छात्रों की समझ और के लिए वृद्धि करना, पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करना। इस समिति का जोर था कि बस्ता का बोझ आप कम कर दो, बच्चों के ऊपर वैसे भी बोझ कम करो, वरना वो आएंगे नहीं, चले जाएंगे। यशपाल समिति ने केंद्रीय माध्यमिक सीबीएसई और राष्ट्रीय अनुसंधान शिक्षण प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में पुस्तकों का अध्ययन किया और साथ ही साथ तत्कालीन स्कूल पाठ्यक्रम, प्रधानाचार्य, शिक्षक, शिक्षक बोर्ड सब पे विचार विमर्श करके 15 जुलाई 1993 को कमेटी का प्रतिवेदन प्रस्तुत करके शिक्षा बिना बोझ का, एजुकेशन विदाउट बर्डन को रखा गया और पास भी करवाया। फिर काफ़ी बढ़िया विख्यात भी रहा और वर्क भी बहुत ज़्यादा हुआ। चलिए देखिए इन रिपोर्ट में क्या था। रिपोर्ट के पहले चरण में समिति के गठन और उद्देश्य की कार्यविधि के बारे में पूरा प्रस्ताव रखा गया, तो पूरी बात बताई गई थी। दूसरे चरण में पाठ्यचर्या जो कैरिकुलम था उसके भार की समस्या का प्रकाश आया कि इतना ज़्यादा बर्डन देने का क्या रीज़न है। तीसरी बात में कहा कि समस्या के कारण का उल्लेख किया गया कि ये आप इससे दिक्कत क्या क्या आ रही है। चौथे में इन्होंने फिर सुझाव दे दिया कि आप इसकी जगह पे ये काम करो तो जो बच्चों के लिए अच्छा होगा। आगे आइए, और पांचवें में गठन का आदेश पत्र दे दिया गया। ठीक, फिर जाके उस पर थोड़ा मनन हुआ, चिंतन हुआ, फिर बात जो है पास, प्रस्ताव एक प्रकार से पास कर दिया गया। अब आइए बात करते हैं कोठारी आयोग की। ये क्या है? भारत सरकार के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 14 जुलाई 1964 को दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया। इसका नाम, इसके अध्यक्ष के नाम पर इस आयोग का नाम भी रखा गया और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के तत्कालीन ये अध्यक्ष थे उस समय के। कोठारी आयोग स्वतंत्रता के बाद से भारत का छठा आयोग था, लेकिन यह पहला आयोग था जिसने भारत के क्षेत्र में शिक्षा के संबंध में बहुत अच्छे सुझाव किए, बहुत अच्छे अच्छे रिकमेंडेशन की। और कोठारी आयोग को भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी इसीलिए नवाजा गया। इसके सचिव जी पे के नाइक और जो है संयुक्त सचिव जीएफ मैकडूगल थे। आगे आइए, भारत में शैक्षिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए भारत सरकार ने स्थापित एक तदर्थ आयोग उनका था, ये उनका गठन किया गया। शिक्षा का विकास, शिक्षा के सामान्य पैटर्न को विकसित करना, दिशा निर्देश और नीतियों को सलाह देना, बहुत कार्य इन्होंने अच्छे तरीके से किया। इनके सदस्य के रूप में टोटल 17 लोग थे, 11 भारतीय, 6 विदेशी भी थे। सबको लिया दौलत सिंह कोठारी, जीपे नाइक, मैकडूगल, डाउड, गोपाल स्वामी, पीएन कृपाल, ये सारे लोग थे। ठीक है, अध्यक्ष का नाम फिलहाल नहीं पूछा है। आइए देखते हैं, कोठारी आयोग से संबंधित मैंने कुछ प्रश्न भी करवाए थे, वीडियो पढ़ा होगा, इसी की प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, वहाँ पर आप देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है। इनके उद्देश्य में है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता हेतु सुधार करो, उसमें चेंजेस ले आओ, जो भारत सरकार को उचित सुझाव ये दिया करते थे। भारत में शिक्षा नीति का निर्माण करना, सरकार को उचित सुझाव प्रस्तुत करना, भारतीय शिक्षा के लिए स्तर में वृद्धि करवाना, बताना, सिखाना, भारतीय शिक्षा की कमियों को उजागर करना और उन कमियों के कारण पता लगाकर उनकी जो सूचना है वो भारत सरकार के समक्ष रखना कि क्या सही है, क्या नहीं सही, कैसे कार्यभार देखना चाहिए, क्या संभालना चाहिए। कोठार की सिफारिशों में क्या थी? राष्ट्र शिक्षा का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित कर दो कि क्या राष्ट्र के इन जो कार्य आप कर रहे हैं देश का क्या डेवलपमेंट है। शिक्षा का जो ढांचा है उसमें आप संबंधित सुझाव करो। पाठ्यक्रम में कुछ चेंजेस ले आओ। पुस्तकों के सुझाव को देखा। मूल्यांकन संबंधी जांच जैसे कर रहे हो, कौन ज़्यादा कौन कम, क्या कौन पढ़ रहा है, उसका चेंज ले आओ। प्रशासन संबंधी अलग अलग परिवर्तन लाओ। शिक्षक संबंधी शिक्षक को नया लाओ, नया डेवलपमेंट करो।
अब इनसे कुछ प्रश्न है। कोठारी आयोग का गठन 14 जुलाई 1964। कोठारी आयोग का अन्य नाम क्या है? भारतीय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। कोठारी आयोग के अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी। कोठारी आयोग के सचिव जीपी नाइक, जेपी नाइक। कोठारी आयोग के संयुक्त सचिव मैक्यूगल। कोठारी आयोग जब गठित किया गया डॉक्टर से किस पद थे? तो वो यहाँ पे तत्कालीन कह सकते हैं यूजीसी के ये क्या थे? अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। तो ये सारी है शिक्षा बिना बोझ के। तो कोठारी आयोग क्या है यहाँ पर? प्रश्न है स्वतंत्रता के बाद संपूर्ण शिक्षा पर बनने वाला पहला आयोग कौन सा था? तो कोठारी आयोग। कोठारी आयोग के सदस्य कितने थे? 17 लोग थे। 11 भारतीय जो है, 6 विदेशी थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर आगे बढ़ते हैं। 9th देखते हैं। कोठारी आयोग ने कितने पृष्ठों में प्रतिवेदन किया? 18 अध्याय और 692 पृष्ठ है। कोठारी आयोग कुल कितनी संस्तुतियां हैं? 23। कोठारी आयोग ने प्रतिवेदन भारत सरकार को कब दिया? 29 जून 1966। नेक्स्ट चैप्टर आ गया आपका फ्रेंड्स। चलिए इंपॉर्टेंट चीज इसमें भी देखेंगे। पाठ्यचर्या एवं शिक्षक शिक्षा, मतलब एनसीएफ 2005 के बारे में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की कार्यकारिणी ने 14 एवं 19 जुलाई 2004 की बैठक में ये संशोधित करने का निर्णय लिया। सुधारने का प्रयास करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम में, मतलब होता है ना कि हम निर्णय लेते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, उसी के हिसाब से इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत की गई और कार्य किया गया। फिर यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ पर ये है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भारत की शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी द्वारा 1975 में सबसे पहले, फिर 1988 में, फिर 2000 में, फिर 2005 में प्रकाशित 4 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में से एक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा भारत में स्कूल शिक्षा कार्यक्रम के भीतर पाठ्यक्रम को, पाठ्यपुस्तकों को और शिक्षण प्रथाओं को बनाने के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। ठीक है, आगे चलिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषय पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 उन्नत की उत्पत्ति रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता और संस्कृति से ली गई है, जिसका बहुविकल्पी प्रश्न बनता है, नामक निबंध से हुई है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अकॉर्डिंग स्कूल शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित होनी चाहिए। इन्होंने बोला कि स्कूल शिक्षा पाठ्य पुस्तक के अकॉर्डिंग नहीं, बच्चे के केंद्रित होनी चाहिए। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दिया गया है और इसमें भाषाओं के बारे में भी उल्लेख पूरी तरीके से किया गया है। आगे आइए, क्या है इनके प्रिंसिपल्स के बारे में है। स्कूल को बाहर के जीवन से जोड़ना, किताबी कीड़ा नहीं बनना है, कभी नहीं बनना है। जैसा कि आप एक बात मेरे साथ ये अनुभव किए होंगे, मैं अपनी बात आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि मैंने जब भी आपको पढ़ाया है, मैंने जब ये कोर्स किया था, पढ़ा, पेपर दिया, पास हुई, सब कुछ हो गया। ठीक है, एक भी सेमेस्टर मेरी बैक नहीं है, किसी भी सेमेस्टर में दिखा दूंगी एक दिन रिजल्ट आपको, मैं अपना देख लीजिएगा, दिखाऊंगी ज़रूर। ठीक है, देख लीजिएगा, मेरा किसी में भी किसी सेमेस्टर में बैक नहीं रहा है। लेकिन एक बार समझती चली गई और इंग्लिश बैकग्राउंड से पढ़ाई की है, फिर भी हिंदी कर ले गई, तो समझती गई कि क्या करना, बस इसीलिए मैं हमेशा जब भी पढ़ाती हूँ तो एकदम सीधी भाषा में बोलती हूँ कि इसका मतलब क्या है। लिखना आपको अपने अकॉर्डिंग होगा, किताबी कीड़ा बनने की ज़रूरत नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अपना समझाने का बताने का तरीका सबका अलग होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि बच्चों को बाहर के जीवन से जोड़ो, सोशल फैक्टर से जोड़ो, सामाजिकता से जोड़ो, प्रकृति से जोड़ो, दिखाओ, समझाओ तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा। किताबी पढ़ाओगे कम आएगा। रटन विद्या तो बंद ही कर दो, कोई भी चीज़ रटवाओ नहीं, कभी नहीं आएगा, 2 दिन भूल जाएंगे, 2 दिन बाद। फिर है पाठ्यचर्या पुस्तक केंद्र, एकदम बुक पे ही ना पूरे तरीके से, बुक सहारा लेने के लिए, हेल्प लेने के लिए होती, ये नहीं कि आप उस तरीके से डिपेंड हो जाओ। क्लासरूम में गतिविधियों से जोड़ो, उनको एक्सपेरिमेंट करके हर चीज़ को करो, फिर उनको लचीला बना दो। जैसे रास्ते पे पहुंचना है तो उनको बताओ कि बेटा इस रास्ते करोगे तो जिस रास्ते पे उनको चलवाओ जिन्हें उन्हें मजा आए, फिर वो उस रास्ते पे थोड़ा, जब आप रास्ता दिखा देंगे खुद चल जाएंगे, फिर उनको ज़रूरत नहीं करने की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे वो स्लाइडिंग वाला झूला आता है, एक बार आप उनको सीढ़ी पर चढ़ना सिखा देते हो, फिर चाहे वो अगर थोड़ा सा भी सीढ़ी चढ़ना जानते होंगे ना, तो ज़बरदस्ती चढ़ चढ़ के धीरे धीरे बच्चे अपना वहाँ से सरक के अपना बार बार झूलेंगे, क्योंकि उनको मज़ा आने लगेगा। वही भले वो पढ़ाई नहीं है, लेकिन सीढ़ी पर चढ़ना छोटे बच्चे के लिए, फिर वहाँ स्लाइडिंग करके स्लाइड करना, वो भी आसान काम नहीं, उसके लिए बड़ा टास्क है, लेकिन उसको मज़ा आ रहा है तो कर रहा है। तो उसको लचीला बनाओ, उसे हर काम को आसान बनाओ। राष्ट्रीय मूल्य के प्रति अवस्थान क्या है, आस्थावान विद्यार्थी तैयार हों और राष्ट्रीय महत्व के लिए बिंदुओं के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। विद्यार्थी को तैयार करो, अब बच्चों को तैयार करो जिसका खुद का भी विकास हो और राष्ट्र का भी विकास हो। ठीक है, आगे आइए।
अब इनकी कुछ विशेषताएं हैं। एनसीए 2005 में स्कूली शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर, हर एक स्तर पर, प्राथमिक, उच्च माध्यमिक, सब पे चर्चा की गई थी और सब में सुधार करने का कार्य किया गया। इसके लिए 21 केंद्र समूह फोकस ग्रुप बनाए गए थे। एनसीए 2005 का मूल आधार भारतीय संविधान, धर्मनिरपेक्ष, समतावादी, बहुलतावादी समाज, जो सामाजिक न्याय और समानता के मुख्य मूल्यों पर आधारित हो, उन पर कार्य किया गया था। ज्ञान और सूचना में विभेद करना सिखाया गया था, अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करना दिखाया गया था। अब इतनी अच्छाई तो इनके अंदर है, तो बुराई क्या है? भाषा की समस्या बहुत हुई, भाषा की देखने की समस्या बहुत ज़्यादा हुई। समाज की आकांक्षाओं पे खड़े नहीं उतर पाए पूरी तरीके से। शिक्षक को लेकर बड़ी दिक्कत हुई, जो ये चाहते थे उसके अकॉर्डिंग टीचर नहीं मिले। धर्म संबंधी भी बहुत दिक्कत देखने को मिली। राजनीतिक समस्याएं भी इनको बहुत सामने बाधित की। धन संबंधी, अब इतना सब कुछ चाहते तो पैसा चाहिए, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, तो बहुत दिक्कत हुई। हर काम आसान नहीं होता, सरकार के लिए भी हर चीज़ बहुत ज़रूर, मतलब इतनी आसान नहीं होती कि सरकार है तो कुछ भी कर लेगी। ठीक है, अब प्रश्न देखिए, एनसीईआरटी 2005 में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? तो 5। कितने हैं? 5। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीच में क्वेश्चंस भी ली हूँ आपको। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना के निर्माण और सर्वप्रथम सुझाव किसने प्रस्तुत किए हैं? तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना के निर्माण सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने दिए हैं। एनसीए का फुल फॉर्म नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, एक किसी फ्रेंड ने कमेंट बॉक्स में कहा कहीं था, पता नहीं किसका कमेंट था, ध्यान नहीं आ रहा है, कि उन्होंने बोला था कि फुल फॉर्म जो दिए रहते हैं मैम, क्या उसको भी हिंदी में लिखेंगे? तो मैंने कहा हाँ, तो बोले कि मैम वो तो एनसीएफ जैसे दिया रहता है, तो जैसे फ्रेंड्स कॉपी पिछले बार से छटना शुरू हो गई, पहले नहीं होता था लेकिन अब छटने लगी है। तो क्या ये नेशनल हिंदी में नहीं लिखा जाता है? क्या ये नेशनल हिंदी में नहीं लिखा जाता है ऐसे करके? ये कैरिकुलम, अब मुझे मान लीजिए मेरी थोड़ी कम अच्छी है, तो क्या आप कैरिकुलम हिंदी में नहीं लिख सकते हैं? ये फ्रेमवर्क, आप ऐसे फ्रेमवर्क करके हिंदी में नहीं लिख सकते हैं क्या? इसको टीचर नहीं पढ़ पाएगा क्या? तो आप ये क्यों कहते हैं कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क यही होगा तभी सही होगा? इस चक्कर में मत पड़िए फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे। अभी भी आप कंफ्यूज है, इसलिए मैं आपको क्लियर बता दे रही हूँ, आपको ऐसा नहीं है। फुल फॉर्म को भी आप हिंदी में लिख के आइए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, एनसीए 2005 में किस एनसीएफ का निर्माण हुआ है? तो एनसीएफ 5 से पहले 1968 का निर्माण किया जा चुका है। 2005 कितने नंबर की संरचना है? तो ये चौथे नंबर की संरचना है। आगे आइए, अब बात करते हैं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक शिक्षा 2009। आइए, NCFTE, जिसे मार्च में 2009 में शुरुआत किया गया। ठीक है, 5 के अकॉर्डिंग इनको बनाया गया। मुफ्त और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निर्धारित सिद्धांत ने शिक्षक शिक्षा में बहुत ही परिवर्तित संरचना का अनिवार्य कर दिया गया। कुछ चेंजेस लाने के लिए किया गया था, परिवर्तन लाने के लिए लाया गया था। वर्तमान समय में जो शिक्षा चल रही थी, अधिकार अधिनियम 2009 को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा के तहत शिक्षा का सार्वभौमिकरण, शिक्षक के उत्तरदायित्व के अभूतपूर्व वृद्धि कर दी गई थी, जिसमें पूरी टोटली बात देखी गई कि रिस्पॉन्सिबिलिटी शिक्षक पर है। ये एक अभिभावक यह जानने का प्रयास नहीं करता है कि शिक्षा व्यवस्था, जो एजुकेशन सिस्टम है, अरेंजमेंट है, त्रुटियों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, दिक्कतें अगर मान लीजिए आ जाती हैं आगे चलकर, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है। वरन वह शिक्षा का व्यवस्था संपूर्ण करता रहता शिक्षक को ही मानते हैं, और इस स्थिति में शिक्षक का दायित्व पालकों का शिक्षण करना ही नहीं, अभिभावक और समाज को संतुष्ट करना भी था। इसीलिए फिर इनमें इनका चेंजेस लाने का, इन पे वर्क करने का, इन पे पैसा खर्च करने का बहुत ही वो एक पहलू रखा गया था। संशोधित का मतलब क्या समझ रहे हैं? शिक्षक का मतलब क्या समझ रहे हैं? यहाँ पे टीचर पर वर्क किया गया था, क्योंकि कोई भी दिक्कत होती है, कुछ भी होता है, तो टीचर जिम्मेदार होता है। तो इन्होंने कहा कि आप सारे दस्तावेज को, दायरे नियमों को आप बदल दे रहे हो, तो जिसके थ्रू ये चीज़ करवाना है उनको भी तो बदलो। किताब ही बदल करके क्या पाओगे आप? कितना कुछ बदलोगे जब अनुकरण करवाने वाला ही गलत है, उनको ही शिक्षा नहीं, उनको ही जानकारी नहीं, तो बच्चे सीखेंगे क्या? कितना भी आप कुछ भी कर दो, तो उसको भी तो बदलो, उसको भी तो समझो, तो उन पे वर्क करेगा। अब उनके वर्क करने का मतलब ये नहीं था कि उनको निकाल दिया गया, उनको शिक्षण दिया गया, उनको फिर बताया गया, सिखाया गया। ठीक है, देखिए क्या क्या चीज़ें। स्वरूप, बालकों को समझो, उनको बोला गया आप बच्चों को समझो, उनके साथ घुलने मिलने का प्रयास करो, समकालीन समाज का भी अध्ययन करो, थोड़ा इनके बारे में भी जानो, शिक्षक संबंधी, शिक्षा से रिलेटेड जो भी चीज़ें, उनसे आप हर एक पहलुओं को समझो, पाठ्यक्रम पे क्या क्या कैसे क्या करना चाहिए, उन पे अपने विचार को प्रस्तुत करो। ठीक है, उद्देश्य क्या थे इनके? शिक्षक शिक्षा के लिए उचित पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए, पहली बात। शिक्षक शिक्षा के लिए उचित समय विधि का भी निर्माण किया जाए, दूसरी बात। शिक्षक के लिए व्यावसायिक वृद्धि की उपलब्धता की जाए, तीसरी बात।
शिक्षकों की योग्यता और गुणों का विकास किया जाए। चौथी बात, इन पे भी ध्यान दिया जाए। क्लियर? तो फ्रेंड्स, आपके 4 चैप्टर मैंने अभी तक ओवर करवा दिए। तो जितने भी लोग यहाँ पर आए, हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, समझिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया, आपका छोटा समर्थन भाई मिलना चाहिए मुझे। बड़ी मेहनत हो रही है फ्रेंड्स, जगराता मेरा हो रहा है, क्योंकि दिन में इतनी डिस्टर्बेंस हुई थी कल मुझे, जिसकी वजह से मैं अपनी मीटिंग्स, बहुत सारे काम में फंसी थी। लेकिन फिर भी आपसे प्रॉमिस किया था कि क्लास दूंगी, इसलिए मैंने रोका नहीं। और मैं ब्रेक नहीं लेती हूँ, तो फिर आप मेरी भी खुशियों में ब्रेक मत लगाइए। आज अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, आप इस समय देख लो 12:31, 12:30 बज रहे हैं, रात के 12:30 बज रहे हैं। और मैं यहाँ पर दिन में आपका सब कुछ करने के बाद रात में ये काम कर रही हूँ। जितना कर पाऊँगी, जेन्युइन सीधी बात बोल रही हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। चले आगे, आइए आगे बढ़ते हैं, 5th चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। ये है चैप्टर 5th, प्रारंभिक शिक्षा के कार्यक्रम प्रथम, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा को आवश्यक मानते हुए उनकी जो हार्श और अवरोध की समस्या को कम करने के लिए उनके उद्देश्य से इस शैक्षिक वातावरण को पर्याप्त सुगम बनाने के लिए शिक्षक की शिक्षा की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए इन पर बहुत सारे विषय बल दिए गए और कार्य किया गया, क्योंकि दिक्कतें बहुत बढ़ रही थी। विद्यालय में अनाकर्षक वातावरण, अरुचिकर जो पाठ्यक्रम था, अच्छा सिलेबस नहीं था, अच्छी बिल्डिंग नहीं थी, पाठ्य पुस्तक अच्छी नहीं थी, सामग्री नहीं थी, खेल सामग्री नहीं थी, सब में सुधार लाने के दृष्टि से ये सरकार के द्वारा जो है शिक्षा विभाग में अनेक प्रयास किए जा रहे थे। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना में ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड अभियान चलाने की संकल्पना ली गई। ये इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के से मतलब ये है कि युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर किसी कार्य को शीघ्रतापूर्वक कर लेना, ठीक है। अब मतलब जैसे कोई कोई कार्य हो रहा है, उस पर कुछ आप नया चीज़ ले आकर जल्दी से उस चीज़ को पूरा कर लेना। ब्लैक बोर्ड विश्वविद्यालय में आवश्यक उपकरण की जैसे ही प्रतीत हुआ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट के तरीके जैसे सामने निकल कर आया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में पाठ्य सामग्री और शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यकता सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करने से था, ठीक है। ध्यान से, जिन भी फ्रेंड्स को ये होगा कि मैंने दोपहर में बनाया है वीडियो, तो फ्रेंड्स आप इतनी देर से खुद ही नोटिस कर रहे होंगे, गौ माता भी नहीं बोली, कुत्ता भैया भी नहीं भौंके, कोई आवाज़ नहीं आई, कोई गाड़ी नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। तब इससे आप विश्वास कर लेंगे कि ये वीडियो रात में ही बन रहा है। सही कह रहे हैं, आवाज़ें गूंज रही हैं चारों तरफ मेरी। चलिए आगे चलते हैं। कुत्ता भैया, क्या ही बोल दिया मैंने। कोई बात नहीं, पेट होता तो उसके लिए निकलता ना, तो पेट ही मान लेंगे। बहुत अच्छे समझदार बहुत होते हैं। आई लव कैट, एनिमल लवर हूँ मैं, जितना फूडी उतना एनिमल लवर। चलिए आइए देखते हैं कहाँ तक चलते हैं हम आज रात में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना के लक्ष्य क्या थे? प्रत्येक विद्यालय कम से कम 2 कमरे के और बरामदे सहित भवन होने चाहिए। जी हाँ। शिक्षक उपकरण वगैरह, टीचर्स के लिए भी काफ़ी कुछ मतलब इंस्ट्रूमेंट वगैरह होने चाहिए। कक्षा शिक्षण सामग्री जो होनी चाहिए क्लासरूम की, वो होनी चाहिए। खेल वेल के लिए सब कुछ होना चाहिए। विज्ञान की किट वगैरह होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मतलब बोली गई कि हर एक प्राइमरी में होना चाहिए। मैं गई थी प्राइमरी में फ्रेंड्स, बताऊँ आपको। मैं प्राइमरी में जब टीचिंग करने गई थी, तो वहाँ पर और भी कमरे थे, और मुझे क्या पता कि वहाँ पर सारे सामान रखे हैं। इतनी जानकारी तो थी नहीं। अब जब टीचर नहीं देंगे तो क्या ज़बरदस्ती थोड़ी करेंगे, कोई बताएगा भी नहीं। मैं इंडोर गेम और आउटडोर गेम के बारे में बता रही थी, याद है मुझे। और फिर क्या हुआ कि बता रही थी, मैं सब बच्चों को बताई सिखाई। उसके बाद वहाँ की जो प्रिंसिपल थी, मैंने लेडी टीचर का स्कूल ज्वाइन किया था, वहीं पे मैं बहुत परेशान हुई थी। बहुत बहुत हमको परेशान की थी वो। तब से कसम खाए कि ज़िंदगी में ऐसे स्कूल में टीचिंग नहीं लगवाएंगे जहाँ पर लेडी टीचर होंगी। बहुत परेशान करती हैं बच्चों को अनावश्यक। तो मैं वहाँ पर गई थी, और उसके बाद जो है बाद में मुझे बुलाए और मैं गई। उसके बाद मुझसे कह रही हैं कि आप जो है पढ़ा रही हैं, तो मुझसे पूछ लेना चाहिए था कि यहाँ पर सारे गेम वेम रखे हैं, तो आप दिखा कर करती। अरे भैया, हमको क्या पता क्या बुरी खजाना रखी हो, कभी कमरा खोल कर दिखाया हो तब तो पूछे। वैसे थोड़ी किसी के स्कूल में आए हुए हैं कार्य करने तो हर जगह कुछ चेकिंग करने लगेंगे। ये सब काम मेरा नहीं है। तुम कहे मैं बताना चाहिए था आपको, तो हम दिखाते करते ना। आप बताइए ना बच्चे बताए, तो हमको सपना थोड़ी आ रहा है कि आप ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं।
ओह हाँ, मेरे ऊपर ही चढ़ गई, उनके हद है यार। लो, तो इसीलिए आप लोग को बोल रही थी कभी टीचिंग मत लगवाना, बहुत परेशान करती है। जेंट्स रहते हैं बहुत अच्छे से बात मान जाते हैं। फिलहाल एक वुमेन हैं हम लोग भी, लेकिन अब क्या ही कर सकते, सारी ऐसे नहीं होते, बहुत लोग बहुत अच्छे भी होते हैं। बट मेरा जिससे पाला पड़ा था, हमको तो 1 महीने रुला के बहा दी थी एकदम से। लेकिन नंबर पूरा दी थी 100 में से 100, इसीलिए फिर मैंने भी कुछ नहीं कहा। मैंने कहा जाने दो, मेरा काम बन जाए, फिर दोबारा हम उनके विद्यालय में नाम नहीं लिखवाया अपना। अब वही विज्ञान किट से याद आ गया तो देखे, आइए चलते हैं उनके बच्चे फिर। चलिए कोई बात नहीं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताओं के बारे में क्या है ये देखते हैं। विद्यालय और कक्षा कक्ष को आकर्षक बनाने पर बल दिया गया था। हाँ ठीक है, इनमें काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया था, स्कूल अच्छा हो, कक्षा कक्ष वगैरह अच्छी हो, आकर्षक हो, बच्चों का मन लगे, इसलिए आप देखिए प्राइमरी वगैरह खूब बढ़िया पेंटेड वगैरह बढ़िया रहती है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, छात्र केंद्रित कार्यकलाप आधारित हो। ठीक है, बच्चों के अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट वगैरह कराया जाए, तो बहुत बहुत कुछ बताया जाए, शिक्षा की गुणवत्ता में प्रोत्साहन दिया जाए, बल दिया जाए, बच्चों को मोटिवेट किया जाए। विद्यालय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए भवन का, अध्यापकों का, शिक्षण सामग्री का मतलब सुविधाएं दी जाएं, लाया जाए, सिखाया जाए, दिया जाए, डर भगाया जाए। ठीक है। तो ये ब्लैक बोर्ड में आ गया। अब आइए बात कर लेते हैं पीमोस्ट क्या है, सेवारत अध्यापकों के विस्तृत विन्यास कार्यक्रम के बारे में। पीमोस्ट क्या है, प्रोग्राम फॉर मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर। फ्रेंड्स, फुल फॉर्म मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आइए, एनसीईआरटी नई दिल्ली के द्वारा 1986 की यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 1986 की मूल संस्कृतियों से अवगत कराना, बताना हर एक चीज़ को 1986 में क्या क्या बातें हैं, ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। इसका मेन काम क्या था, ये चीज़ ध्यान रखना। इसके लिए प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण 2 भागों में किया गया। प्राथमिक शिक्षकों के लिए अलग बांटा गया, माध्यमिक के लिए अलग। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत विद्यालय को न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध करा देने के उपरांत 1990 में विस्तृत विन्यास बहुत सारे कार्यक्रम को और लाया गया, और प्री मोस्ट कार्यक्रम के दौरान ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में चेंज करने का निर्णय लिया गया। निर्णय के अनुसार एक नई प्रशिक्षण सामग्री की संरचना की बात भी कही गई, जिसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सामग्री को समुचित प्रयोग के बात पर बल दिया गया। पीमोस कार्यक्रम के अंतर्गत अध्यापक हेतु बहुत सारे कार्यक्रम और रूपरेखा को प्रस्तुत किया गया, जिनसे हर एक बात रहती, क्योंकि मैनिफेस्टो पूरा कोई पढ़ता नहीं है, तो उसके लिए प्रशिक्षित किया जाता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे कार्य करना बताया जाता है। जब फोर्सली बताया जाता है तो लोग भी सीखते हैं। तो जैसे आप बच्चे को सिखा रहे हैं वैसे आप टीचर के लिए भी करो, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी हो जाती है। ठीक है, क्लियर। अब आइए बात करते हैं स्पॉट के बारे में, थोड़ा सुन लीजिए, लिखा बढ़िया लेंगे अपने तरीके से। ठीक है, ये क्या है, प्राथमिक अध्यापकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम, स्पेशल ऑफिशिएट प्रोग्राम फॉर प्राइमरी टीचर। भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के इंक्लूडेड में अंदर में प्राथमिक विद्यालय और अध्यापक के विशेष अनुस्थापन के लिए चलाई गई ये योजना थी। स्पॉट के नाम से इसको जाना गया। एनसीईआरटी के शैक्षणिक संस्थान उपलब्ध कराने के अतिरिक्त यह योजना क्रियान्वयन, संगठन, प्रबंधन और अनुरक्षित गण के उत्तरदायित्व के लिए इसको रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया था। यह इस समय एनसीईआरटी का जो अध्यापक शिक्षा और विशेष शिक्षा विभाग और अन्य संबंधित जो विभाग थे, सारे फैक्टर्स थे, जैसे विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विभाग, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, शैक्षिक शिक्षा महाविद्यालय, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, अलग अलग जगह के सहयोग के सलाहकार इस कार्यक्रम में संयोजन किए गए। सबको अलग अलग बटोरा गया था, सब आए थे, सबने अपनी राय रखी थी, बातें की थी, निर्णय लिया था। लगभग संपूर्ण क्षेत्र में देखा जाए तो होल एरिया में संपूर्ण कार्यक्रम विकसित करने के लिए प्रतिवर्ष 4.5 लाख अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य लेकर 1993-94 ये कार्य प्रारंभ किया गया था कि हर जगह से बुलाएंगे जो स्पेशल होंगे उनकी। कोई जैसे टीचर लोग कैसे पढ़ते हैं, कभी टीचर लोग को एग्जाम देते देखा है कि नहीं देखा है। ठीक है, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी उस टाइम पर ये टेट वेट का सब कुछ जब हो रहा था, तो देखा था कि जो टीचर कोई जिसको मैथ आता है वो मैथ पढ़ाते थे आके, हम लोग को नहीं, मतलब वो लोग अपना स्टाफ रूम चलता था, तो मैंने ये चीज़ नोटिस की थी तो अपने ग्रेजुएशन के टाइम पर। तो देखा कि मैथ वाले सर जो है उनके हिंदी वाले को हिंदी पढ़ाएं, हिंदी वाले मैथ, ये जो जिसको जो आता था वो ऐसे टीचर लोग करते थे। तो वही सारा कार्य इन लोग के साथ भी होता था। ठीक है, कि जिसको जो आता है वो आके बताता था स्पेशल तरीके से, तो सारे लोग का विकास हो जाता था। आगे आइए, अब बात कर लेते हैं बीईपी, बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, बेसिक शिक्षा परियोजना, ये क्या है। बेसिक शिक्षा परियोजना का संचालन राज्य अकॉर्डिंग किया जाता है। प्रत्येक राज्य शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने के लिए बेसिक शिक्षा परियोजना हर एक राज्य को पूर्ण तरीके से चलाने के लिए करने के लिए बनाया गया है। यह परियोजना 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से पालन करने के लिए की गई है और पालन करवाया भी जाता है।
इस योजना के तहत पिछड़े वर्ग बालक और महिलाएं जो हैं विशेष रूप से उन पे ज़्यादा फोकस रहता है कि उनको भी इसमें लेकर शामिल करो, शिक्षित करो, बताओ, जिससे इनका सशक्तिकरण किया जा सके, सिखाया जा सके। और शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में बेसिक शिक्षा परियोजना के लिए वित्तीय सहयोग और विश्व बैंक से संपर्क भी किया था। परियोजना का मुख्य लक्ष्य जिले में बुनियादी शिक्षा का पुनर्निर्माण करना, फिर से ले आना, और यह परियोजना बालक बालिकाओं, लड़कियों और समाज के जो कमजोर वर्ग है उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए की गई थी। इस परियोजना में राष्ट्रीय नियंत्रण इकाई की परिकल्पना की गई। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा में 5 अक्टूबर 1993 काफी प्रभावी भी था। परियोजना में कुल अनियमित जो है लागत 500 करोड़ रुपए खर्च किया गया था और अलग अलग जगह पे इनको यहाँ पर लागू किया गया था। ठीक है, पूरा जितना प्रयास हो सकता था केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलकर इस कार्य में लगी हुई थी कि कितना आप बेस्ट से बेस्ट सिखा सके, समझा सकें और सबको साथ लेकर भी चल सके। बहुत बड़ा काम था, इतना आसान नहीं था। इनके उद्देश्य क्या है? 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को, बालकों को शिक्षा के अवसर को उपलब्ध कराना, प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और रोधन को पूरी तरीके से खत्म कर देना, बताना, वंचित वर्ग और बालिकाओं को लाभान्वित करना, जिनको नहीं मिल पा रही सुविधा उनको हर चीज़ देना, बताना, सिखाना, प्राथमिक विद्यालयों के नामांकन में बढ़ोतरी करवा देना कि ठीक है आप ले आकर प्रचार प्रसार कराकर मन बहलाकर, ताकि वो आने लगे, उनका मन लगने लगे। शिक्षा की जो क्वालिटी है उसमें सुधार करना। ठीक है, आगे आइए, अब बात कर लेते हैं DPEP, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। ये क्या है? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत 1994 में शिक्षा के सर्व सुलभ बनाने के उद्देश्य से की गई थी और बढ़िया इनको करने के लिए लाया गया था। इसके अंतर्गत जिला शिक्षा के विशेष नियोजन और पृथक लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। स्कूल के बालकों को बनाए रखना, शिक्षा के स्तर में सुधार करना, समाज के विभिन्न में जो असमानताएं हैं उनको कम करना, साथ ही साथ सब चीज़ को देखते हुए कार्य किया गया था। 2009 के सर्व शिक्षा अभियान के साथ इसको जोड़ दिया गया था और यह कार्यक्रम शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में ज़्यादा चलाया गया था। इस कार्यक्रम में 2 अध्यापक प्रति विद्यालय, एक विद्यालय में 2 टीचर रखने का नियम बनाया गया था, जिसमें एक महिला टीचर भी होगी, कि लड़कियों को भी ले आना था। कक्षा कक्षा में ब्लैक बोर्ड, चार्ट, नक्शे, खिलौने आदि होंगे। सारे संसाधन की व्यवस्था पर ध्यान दिया गया जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी और अच्छा बनाया जा सके। आगे आइए, यह इस कार्यक्रम में सरकार विद्यालय का निर्माण, शिशु बाल केंद्रों का निर्माण, जिला खंड केंद्र सरकार संसाधन शिक्षण साधनों का विकास करे, उनको सहायता दे, दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से जो वंचित क्षेत्र हैं उनमें शिक्षित करने का कार्य किया जाए, उनको भी ले आया जाए, वहाँ पर कैंप लगाया जाए। ठीक है, तो ये सारे कार्य किए गए थे, हर एक जिले स्तर पर किया गया था। पहले राज्य पर किया गया, राज्य से छोटी इकाई जिला होता है, जिला जिला का कार्य किया गया। तो जब आप छोटे से लेके हर जगह घुस घुस के कर रहे हो, जैसे वैक्सीन लगाई गई थी, पहले हॉस्पिटल में लग रही थी, फिर उसके बाद कैंप बनाया था, फिर स्पेशल डेट, फिर हर जगह लगने लगी, ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? तो उसी तरीके से यहाँ पर है। ठीक है, आगे आइए, अब इनकी विशेषताएं क्या है? इस प्रोग्राम के तहत यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे टीचरों को नियुक्ति की गई, सब सिखाए, आए, बताए, किए और सभी साथ चलकर एक साथ सबको सिखाने का प्रयास किए कि सबको सिखाएं, बताएं। काफ़ी टीचरों को बुलाया गया अलग अलग जगह से। इस प्रोग्राम में 1,60,000 नए विद्यालय भी खोले गए, 83 वैकल्पिक स्नातक और संस्थान, जो छोटी छोटी संस्थाएं थे उनको खोला गया और ब्रिज कोर्स को भी 2 लाख बच्चों को शिक्षित किया गया। जो बीच के कुछ कोर्स लाए गए, जो आधी शिक्षा को छोड़ चुके थे, उनको भी डाला गया। इस कार्यक्रम में के द्वारा जो है 52,778 विद्यालय, बहुत सारे स्कूल बनाए गए, विद्यालय का ढांचा भी विकसित किया गया और संसाधन केंद्र शुरू किए गए, शौचालय का निर्माण करवाया गया, कमरों की मरम्मत करवाई गई। जितना हो सका उतना भरसक प्रयास सरकार ने किया कि कैसे जो है, आप खुद सोच सकते हैं कि सरकार अब ठीक है अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट करने के लिए ही कर रही थी, लेकिन ठीक है भारतीय थे, भारत सरकार थी, तो भारत के लिए कर रही थी, तो कम से कम वो बाहर वालों से तो अच्छा ही करेगी ना। चलिए, अब बात कर लेते हैं सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान क्या? अच्छा फ्रेंड्स, एक बात आ गया, ये जो चित्र है ना, अगर सर्व शिक्षा अभियान से 2 नंबर वाले 1 नंबर में आएगा तो मत बनाना, अगर 2 नंबर में आएगा ना तो ये आप जरूर बनाए। ऐसे लिखना है, सर्व शिक्षा अभियान क्या है ये मत लिखना, बस इतना लिखना, वो भी मत लिखना ये लड़की ऐसे पेंसिल बैठा के बनाना, सब पढ़े सब पढ़े। फ्रेंड्स, 2 नंबर का प्रश्न है, पूरा नंबर आप पाओगे, अगर आ गया तो ऐसे ज़रूर बना देना। यही कहते हैं कि बिना कहे हुए कार्य करना। अब ये क्या है? भारत सरकार का एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम। ठीक है, इसमें 2001 में प्रारंभिक शिक्षा यूनिवर्सलाइजेशन कह सकते हैं प्रकार से प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था। सर्व शिक्षा को कानूनी समर्थन भी प्रदान किया गया था। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को इसमें लाना था। 21A के तहत भारतीय संविधान को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया था, फिर इसमें इनको इंक्लूड किया गया जिसके तहत ये कार्य चल रहा था।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारत सरकार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम का संचालन करता है और 2002 से 2001 के समय ये चीज़ लागू हुई और पूरी तरीके से हर जगह लागू हुई और इस पर कार्य भी काफ़ी अच्छा किया गया और पैसे भी खूब खर्च किए गए थे। आगे आइए इसी के साथ चलते SSA के बारे में जानते हैं। SSA को सभी के लिए शिक्षा आंदोलन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है, सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रम के अग्रणी अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, बहुत अच्छे थे। फिर इनके बारे में क्या इनके बारे में एक कहीं पर वो है, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, एक ये इंटरव्यू देने कहीं गया, अटल बिहारी जी गए थे, अब एग्जैक्ट नहीं याद है क्योंकि मैंने सुना ही इनके बारे में ये, ठीक है। और उसमें था कि ये इंटरव्यू देने कहीं पर गए हुए थे, उसमें एक कोई पाकिस्तान की एंकर थी, उन्होंने बोला कि बहुत खूबसूरत थी, अच्छी थी, ठीक है। उन्होंने पत्रकार थी और बोला कि जो है आप क्या आप मुझसे शादी करेंगे। ऐसा ही कोई प्रस्ताव उन्होंने रखा था कि मैं ऐसा ऐसा कुछ ऐसा समथिंग था, पूरा नहीं याद है, फिर कभी याद आएगा तो बता दूंगी। ऐसा ही कुछ, हाँ, उन्होंने क्या आप मुझसे शादी करेंगे, ऐसा कोई बात उन्होंने लड़की ने अटल बिहारी जी से कहा था। तो अटल बिहारी जी ने कहा हाँ बिल्कुल करूँगा, लेकिन शर्त ये है कि दहेज में मुझे पूरा पाकिस्तान चाहिए, दहेज में पूरा मुझे पाकिस्तान चाहिए। उन्होंने उस शायद जो पत्रकार थी पाकिस्तान की, उन्होंने ऐसा कुछ बोला था जिसमें बोला कि आप ये चीज़ मुझे कश्मीर देंगे तो मैं आपसे शादी करूंगी, ऐसा कुछ था या कोई बात उन्होंने उस पत्रकार लड़की ने कश्मीर को मांगा था, जिसको लेकर मुद्दा चल रहा है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि हाँ मैं आपसे ज़रूर करूँगा, लेकिन आप दहेज में मुझे पूरा पाकिस्तान दोगी। मतलब जवाब देने का क्या लहजा था, कुछ कहने को नहीं, ये होता है समझदारी। ठीक है, काफ़ी बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में अच्छी हैं फिलहाल के लिए। चलिए आगे चलते हैं। क्या ही सोच रहे होंगे आप लोग मेरे बारे में ना, मैं वहाँ से कहाँ कहाँ चली गई। कोई बात नहीं, चीज़ें जानते रहिए, कहीं भी सुनिए, ज्ञान जहाँ मिले ना वहीं बटोर लीजिए। चलिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ साझेदारी के साथ इस पहल को आगे बढ़ाया गया और कार्य किया गया, ठीक है। बातें बीच बीच में थोड़ी बहुत होती रहेंगी तो मेरे लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभिक उद्देश्य, जो एक इनिशियल उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था, 2010 तक अपने उद्देश्य को पूरा करना, हालांकि समय सीमा को भी बाद में फिर बढ़ा दिया गया था। भारतीय संविधान में 86वें संविधान अधिनियम में सर्व शिक्षा अभियान के कानूनी समर्थन प्रदान किए गए, जबकि 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बना दिया गया था। आगे आइए इसी के साथ, स्कूल चलो अभियान। 4 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार में सबसे कम साक्षरता दर वाले जो श्रावस्ती का जिला था, महीने भर चलने वाले स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की थी, वहाँ पर करवाई थी। अब इन्हें कुछ बातें हैं। इसका उद्देश्य प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को 100% नामांकन सुनिश्चित करवाना, ठीक है, इनका मेन उद्देश्य था। इस अभियान के तहत कम साक्षरता दर वाले जिलों में प्राथमिकता दी जाएगी। श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, इन सब में ज़्यादा अच्छा नहीं है तो वहाँ व्यवस्था ज़्यादा दी जाएगी और चेकिंग भी होगी। मुख्यमंत्री जी ने विधायकों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को एक एक करके स्कूल अपनाने और अच्छी तरह सुरक्षित, साफ सुथरा पुस्तकालय, स्मार्ट कक्षा, पानी की व्यवस्था, साफ सुथरी शौचालय की सुविधा के संदर्भ में स्कूल के प्रवर्धन की दिशा में काम करने के लिए निर्देश भी दिया था कि ये चीज़ें मुझे चाहिए। उद्देश्य इनके क्या थे? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के पारित होने के बाद सर्व शिक्षा अभियान अपने उद्देश्य को पूरा करने में एक समग्र दृष्टिकोण को अपनाता गया और आगे बढ़ता गया। उन बस्तियों को नए स्कूल खोलने के लिए कि जहाँ पर स्कूली शिक्षा की सुविधा नहीं, वहाँ पर नए उन बस्तियों में जाकर नए स्कूल को खोलो ताकि बच्चे वहाँ पर जा सके। मौजूदा स्कूल बुनियादी ढांचे को, जो स्कूल पहले से बना उनकी मरम्मत करवा, नहीं तो बच्चे को ऊपर गिर जाए। वैकल्पिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए पूरी मदद करो। नए स्कूलों का निर्माण करने के लिए सारे कार्य को देखो और संभालो और करो। आगे आइए, अब बात करते हैं कस्तूरबा बालिका विद्यालय योजना, ठीक है। चलिए इनके बारे में देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। पहले इनमें भी अच्छी खासी, अब तो थोड़ा सही है, पहले थोड़ा इनका सब कुछ बढ़िया भी था, पैसे वगैरह भी काफ़ी इसमें अच्छे खासे थे। देश की सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में बालिका शिक्षा दर बहुत कम है। ग्रामीण क्षेत्रों को जागरूकता सुविधा की कमी है और दुर्गम क्षेत्रों की अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी, अल्पसंख्यक वर्ग के बालिकाओं की शिक्षा के लिए भारत सरकार ने नई योजना प्रारंभ की है। इस योजना का नाम भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी की स्मृति में ये किया गया था, ठीक है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कस्तूरबा बालिका विद्यालय की शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत देश के सभी राज्यों के प्रत्येक जिले में कस्तूरबा गांधी बालिका के विद्यालय योजना खोले गए थे और वर्तमान समय में प्रत्येक खंड में कस्तूरबा बालिका मतलब विद्यालय को संचालित किया गया। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के सभी बालिकाओं को 12वीं कक्षा तक के स्कूल के छात्रावास में दिया गया था
और कक्षा छात्रों को रहने के लिए छात्रावास, 4 समय का भोजन, यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तक, कॉपी, जितना भी हो सका था छात्रवृत्ति सब कुछ वहाँ पर दिया गया था लड़कियों को। ठीक है। अब बात कर लेते हैं बाल श्रम परियोजना। ये क्या है? बाल श्रम क्या है, इनके बारे में। बाल श्रम से तात्पर्य किसी भी प्रकार के कार्य करने वाले बच्चों के शोषण से है जो उन्हें शिक्षा और सामान्य बचपन तक समान पहुंच प्राप्त करने से वंचित करता है। इसके परिणाम स्वरूप पीड़ित बच्चों का उपयोग अधिकतर शारीरिक, सामाजिक, मानसिक रूप से हानिकारक कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इनके बारे में आप लिख लीजिएगा पूरी तरीके से। बहुत उल्लंघन, मतलब इनको तो बाल श्रम में बच्चों को वही काम में लगवाना, अभी परसों प्रश्न करवाया था, इसीलिए बहुत ज़्यादा इसमें नहीं लिया है। बच्चों को वही काम करवाना, ज़बरदस्ती उनसे काम करवाना, शिक्षा मत देना, गरीबी के कारण उनका लाभ उठाना, यही सारी चीज़ें। आइए देखते हैं मिड डे मील क्या है। मिड डे मील योजना भारत सरकार के द्वारा संचालित एक योजना है। इस स्कीम की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में की गई। आपसे प्रश्न उत्तर प्रदेश के लिए जब पूछेगा तब भी आप यही बताएंगे, ध्यान रखिएगा। इस योजना का लक्ष्य सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को पोषण युक्त भोजन और उनके माता पिता के बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना। योजना क्या थी कि बच्चों को सही खाना दो, कुपोषण के शिकार जो हो रहे बच्चे ना हो पाए और खाने की लालच में भी थोड़ा सा आए। ठीक है। तो और माता पिता भी स्कूल उनको भेजें कि जाओ वहाँ पर खाना मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात है, मैंने मतलब बहुत फिलहाल मैं तो सही घर से थी, सब कुछ ठीक ही था। मैं प्राइमरी में जब गई और टीचिंग के दौरान बच्चों को खाना खाते देखा, वाकई में मतलब बहुत, कहना नहीं चाहिए, कहना मुझे भी बहुत अंदर से ना बहुत एक तरस टाइप का फील आया कि एक वो जो दाल चावल उनका था, मोटा मोटा वही चावल, रोटी कच्ची टाइप की रोटी, जैसे कहीं कहीं अच्छी सुविधा देते हैं। मैं जहाँ गई थी वहाँ देख कर आई, एकदम पेट भर गया मेरा कि इस तरह की सुविधाएं हैं। दाल ऐसी बिना फ्राई की हुई दाल, वही जीरा से मिर्चा से उसको छौंक देते थे थोड़ा बहुत, और बच्चे इतने चाव से, ठीक है बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बालक हैं, लेकिन मैंने देखा, मैंने कहा क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहाँ ये देश जा रहा है। आज भी ये चीज़ें थी फिलहाल, लेकिन अब बहुत कुछ सुधर रहा है। मैं भी बहुत खुश हूँ इस चीज़ों को लेकर कि कुछ चीज़ चेंज, परिवर्तन पे आ रहा है। चलिए ठीक है, ज़िंदगी का अनुभव बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ सिखा देता है, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कभी कभी। अपने पहले पड़ाव में इस स्कीम में 2408 खंडों में बालकों में शुरू किया गया था, और मतलब जगह पे, खंड का मतलब जगह से है। और अप्रैल 2002 में इस योजना के सारे सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में ये सारी चीज़ें की गई, जहाँ पर कक्षा 1 से लेकर 5 तक के सभी बच्चों को दी जाती थी, लागू किया जाता था, सबको अलाउ किया जाता था। आगे आइए, इसके बाद बच्चों को यहाँ पर उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए कक्षा 8 तक के क्रियान्वित किया गया, और स्कीम के अनुसार हर चीज़ों को वहाँ पर लाया गया, सिखाया गया। 300 कैलोरीज के भोजन, 8 से ग्राम 10-12 ग्राम प्रोटीन ही सारे देने का पूरा कार्य किया गया कि उनको भोजन दो, वो आए खाने की ही लालच में आए, या जैसे भी आए, नामांकन पड़ेगा, माता पिता भी उनको कार्यभार के लिए भेजेंगे, करेंगे, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी ये पेपर होती है यहाँ पर ओवर, आपकी महामैराथन क्लास होती है ओवर। फ्रेंड्स, आपका 1 घंटे से ज़्यादा आपकी ये क्लास रही, 1.5 घंटे की लगभग। ठीक है, 1 घंटे 22 मिनट, 3.5, मतलब 1 घंटे 30 मिनट की आपकी ये क्लास हुई। ये पेपर, जो पेपर 2 है वो काफ़ी छोटा है पेपर 1 के कंपैरिजन में। जितनी भी चीज़ें लगभग थी, सारे कार्यक्रम, सारी बातें बताई, शायद ही कोई टॉपिक इसमें छूटा होगा। ध्यान रखिएगा, जितना भी था मैंने सब कुछ जो इम्पोर्टेंट था वो सारा का सारा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, सब कुछ कवर करवा दिया। होपफुली फ्रेंड्स आज की क्लास अच्छी रही होगी। थोड़ा हमने बीच बीच में कुछ बातें भी आपको बताई, अपना अनुभव आपसे शेयर किया। चलिए फ्रेंड्स, फिर ओवर करते हैं महामैराथन। एक लास्ट रिवीजन आज मैंने आपको इसका भी दे दिया। अब आपका सोशल साइंस का बचा हुआ है, मैथ डेली आपको करवा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कोई दिक्कत होती तो बताइएगा। 12:54 हो गया, रात के 1 बज रहे हैं इस समय, कोई बात नहीं, अभी तो 1 घंटे और जगराता हो जाएगा मेरा। कुछ और आपके लिए कुछ और कार्य कर लूँ ताकि कुछ वीडियोस आपके और दे पाऊँ आपको, जैसे कि मैथ के या जो भी रहेगा मेरे पास वो आपको अवेलेबल करवा पाऊँ, क्योंकि कल है मेरी मीटिंग जोरदार बैक टू बैक, तो मुझे काम करना पड़ेगा। तो आप लोग के लिए कार्य कर दूँ, फिर मैं अपना काम करूँगी। चलिए फ्रेंड्स, फिर आज की क्लास करते हैं ओवर। मिलते हैं आपको फिर हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे, जहाँ पर बहुत सारी बातें करेंगे, सिखाएंगे, बताएंगे, जितना भी होगा सब कुछ अपना पूरा प्रयास करेंगे एग्ज़ाम के पहले हर चीज़।
जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि ये क्लास कैसी रही। शायद मेरे ख्याल से सबसे अच्छा महामैराथन की क्लास यही रही होगी। क्यों फ्रेंड्स, ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन। बाय, बेस्ट ऑफ लक माय फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।